मजबूत ग्लोबल संकेतों के बीच हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में ट्रेड करने के लिए तैयार है भारतीय बाजार। नमस्कार, खरा सौदा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है अभिषेक और अशेषा। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र लेकिन एक्शन पैक होने जा रहा है ये सत्र, क्योंकि ढेर सारे नतीजे हैं भारतीय बाजार की तरफ से, कई सारे ट्रिगर्स, कई सारे फैक्टर्स और विदेशी बाजार से भी काफी कुछ है। तो एक्शन पैक दिन के लिए तैयार हो जाइएगा। कल के सेशन को याद कीजिएगा। निफ्टी और साथ ही निफ्टी आईटी इंडेक्स की बदौलत काफी अच्छी मजबूती का ट्रेंड भारतीय बाजार में देखने को मिला। इस सुबह अमेरिकी बाजारों में अगर देखें, बीती रात जो मजबूती, लगातार चौथा ट्रेडिंग सेशन जहां पर अच्छे खासे एक्शन के बीच कामकाज रहा, वहां से सपोर्ट मिलेगा। एशियाई बाजार की ठीक ठाक शुरुआत है जिस पर फोकस रहना चाहिए। चीन के बाजार को छोड़ दीजिएगा तो इसके अलावा तमाम एशियाई बाजार में अच्छा खासा एक्शन, और साथ ही गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड संकेत जो है करीब 50 अंकों की मजबूती, 23,300 के इर्द गिर्द खड़ा हुआ गिफ्ट निफ्टी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में ही अगर देखें, एफआईएस की सेलिंग भले ही कंटिन्यूड नजर आ रही है, लेकिन इन तमाम संकेतों के बीच अगर भारतीय बाजार के लिए विदेशी बाजार संकेत देखें, 4 बड़े ट्रिगर्स आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि कौन से सेंटिमेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं जिसके इर्द गिर्द आज के सत्र में बाजार ट्रेड करते हुए दिख सकते हैं, या फिर इवेंचुअल इंपैक्ट। लगातार चौथा ट्रेडिंग सेशन, जबकि अमेरिकी बाजारों में मजबूती का ट्रेंड देखने को मिला है। अच्छी खासी मजबूती के बीच ट्रेड करते हुए विदेशी बाजार, चाहे फिर अमेरिकी बाजार हो या फिर एशियाई बाजार हो। डाउ जोन्स में करीब 400 अंकों से ज्यादा का उछाल दिखा। वहीं S&P 500 आधे % की तेजी के साथ रिकॉर्ड स्तर पर बीती रात बंद हुआ। नास्डैक में मजबूती है जिस पर नजर रखनी चाहिए, और इसी का एक इम्पैक्ट आईटी पैक पर आज भी नजर आ सकता है, तो इस पर भी फोकस रहेगा। एशियाई बाजार की बात करते हैं। चीन को छोड़ ज्यादातर एशियाई बाजारों में बढ़त है। गिफ्ट निफ्टी में भी मजबूती। हांगकांग और साथ ही जापान के बाजारों में 0.25% की तेजी है। कच्चे तेल की चाल और बुलियन मार्केट पर विस्तार से आगे अभिषेक से भी बातचीत करेंगे, लेकिन दाम घटाने को लेकर ट्रंप की तरफ से एक बयान आया है जिसके चलते 2 हफ्ते के निचले स्तर पर कच्चा तेल, तो क्रूड में जो उबाल है वो कह सकते हैं कि थमता हुआ नजर आया है। और साथ ही नतीजों के सीजन की शुरुआत हम लगभग मिडवे रिजल्ट सीजन के चल रहे हैं, और इसी मिडवे अगर आप देखेंगे कई सारे नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए, जिस लिस्ट में इंडस टावर्स, HPCL जिनके अच्छे नतीजे रहे, डॉक्टर रेड्डीज और साइंट के नंबर्स पर भी आज बाजार खुलने के साथ ही रिएक्ट करते दिखेंगे। वहीं आज के सत्र में JSW स्टील, श्रीराम फाइनेंस, इंटरग्लोब एविएशन, DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये सारे के सारे नंबर्स आने हैं। तो शुरुआती दौर में एक क्लियर इंडिकेशन कि आज ढेर सारे इंडिकेशंस, ट्रिगर्स, फैक्टर्स हैं जिस पर बाजार को रिएक्ट करना है। लेकिन चलिए, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से जिस तरह के सेंटिमेंट्स विदेशी बाजार से नजर आ रहे हैं, एक नजर आज के सत्र में विदेशी बाजार से सेंटिमेंट कैसे देखने को मिल रहे हैं इस पर डाल लेते हैं। उसके बाद कमोडिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे और साथ ही वायदा बाजार में कैसे सेंटिमेंट्स है, सारी की सारी चीजें एक एक कर आपके सामने लेकर आएंगे। डाउ जोन्स मजबूती के साथ बंद हुए। नैस्डैक और S&P 500 में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल सेटअप जो है वो वैसे ठीक ठाक ही नजर आ रहा है। आपके स्क्रीन पर अमेरिकी बाजार के संकेत इस वक्त आप देख रहे हैं। वहीं यूएस में साप्ताहिक बेरोजगारी दावा 6,000 बढ़कर 2.23 लाख के लेवल्स पर देखने को मिला। सो इकोनॉमिक इंडिकेटिव फैक्टर्स, ट्रिगर्स हैं जिस पर बाजार रिएक्ट कर रहे थे, और उसका इवेंचुअल इंपैक्ट जो है आने वाले सेशंस में भी देखने को मिलेगा। हालांकि बेरोजगारी के फायदे लेने वालों को कुल की संख्या जो है 3 साल की ऊंचाई पर देखने को मिली, और मजबूत नतीजों से 10 साल की यील्ड में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। जैसे कि भारतीय बाजार में रिजल्ट सीजन चल रहा है, वहां पर भी तिमाही नतीजों का दौर चल रहा है, और क्लियर कट इंडिकेशंस सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक विदेशी बाजार में भी रिजल्ट के चलते देखने को मिले हैं। इस हफ्ते अमेरिकी बाजार की चाल आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे। मजबूती पूरे के पूरे हफ्ते देखने को मिली और ये मजबूती अब भी जारी है। आज का आखिरी सत्र जब शाम को अमेरिकी बाजार खुलेंगे, देखना होगा किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं। लेकिन चलिए, ये सारे के सारे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स, नतीजों का दौर और कई सारे इवेंट्स के साथ साथ कमोडिटी मार्केट का भी एक चेक हो जाना चाहिए, क्योंकि कमोडिटी बाजार में इस वक्त कच्चे तेल की चाल, नॉन एग्री कमोडिटी, प्रेशियस मेटल्स पर किस तरह के सेंटिमेंट्स बनते हुए दिख रहे हैं, इस पर फोकस होना चाहिए। अभिषेक, वैसे डोनाल्ड ट्रंप का बयान, ये सिलसिला शुरू हो चुका अब तो, और इसका इम्पैक्ट जो है हर तरफ देखने को मिल रहा है। कमोडिटी पर भी देखिए, कच्चे तेल की चाल पर। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप से लोग उम्मीद भी यही करते हैं कि कुछ न कुछ करें, कुछ न कुछ बोलें, और लगातार एक्शन में हैं। दावोस में भी उन्होंने अपना संबोधन दे दिया है, हालांकि वो वर्चुअल था, लेकिन उसमें शिरकत उन्होंने जरूर की है। और यूएस फेड के साथ साथ दुनिया के तमाम सेंट्रल बैंकों से उन्होंने कह दिया कि रेट घटाइए और जल्दी घटाइए।
घटाइए नहीं, जल्दी घटाइए, तभी कुछ होगा। यही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि सऊदी अरब या फिर ओपेक के जो तमाम अन्य तेल उत्पादक देश हैं वो भी तेल की कीमतों को घटाएं। तो देखते हैं कि उनके इस बयान का, उनके इस डिमांड का क्या असर होता है। लेकिन आशीषा जरा बताइए कि प्राइसेस पर क्या इम्पैक्ट आया है? बिल्कुल, काफी इंपॉर्टेंट कमेंट्री निकल कर आई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट को लेकर, और इंटरेस्ट रेट अगर कम होंगे तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट सोने पर होगा, और इसी के चलते सोने में आज सुबह तेजी दिखी है। स्पॉट गोल्ड करीब 0.2% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ $2,760 पर आउंस के आसपास। वही चांदी की बात करें तो यहाँ पर भी हल्की तेजी दिखी है, 0.3% की तेजी के साथ $3.5 पर आउंस के आसपास। तो हाँ, सोने और चांदी के मार्केट में काफी अच्छा एक्शन। लेकिन वही ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड की बात करें तो यहाँ पर कमजोरी दिखी है। 7वें दिन लगातार ब्रेंट क्रूड लाल निशान में कारोबार, $77.8 पर आउंस के आसपास। वही WTI क्रूड में भी कमजोरी है। तो हाँ, कमोडिटी मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी दिखी है डोनाल्ड ट्रंप के कमेंट्री के बाद। सोने में तेजी है, लेकिन वही कच्चे तेल की बात करें तो यहाँ पर नरमी निकल कर आई है। लेकिन फिर से एक बार नजर डालते हैं भारतीय बाजारों पर, और FIIs की बिकवाली अभी भी बरकरार दिखी है। कल के सत्र में FIIs ने करीब 5,500 करोड़ के शेयर बेचे। वही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कैश मार्केट में करीब 3,700 करोड़ की खरीदारी की। अभिषेक, किस तरह से पढ़ते हैं आप इन आंकड़ों पर? और FIIs और DIIs की पोजीशनिंग की बात करें तो किस तरह के बदलाव यहाँ पर दिखे? आशीषा देखिए, चिंता तो बरकरार है क्योंकि लगातार 15 दिन हो गए FIIs की बिकवाली को, और जनवरी में 66,000 करोड़ रुपए की अब तक की सेलिंग आ गई है। सवाल ये है कि क्या ये बिकवाली चलती रहेगी, या फिर अब चूंकि आप देखिए जो लॉन्ग होल्डिंग है वो आ गई है 17% के आसपास की, तो उसमें अब कितनी गुंजाइश है FIIs के पास बेचने के लिए, ये सवाल जरूर है। निश्चित तौर पर एक फैक्टर ये है कि जो वैल्यूएशंस हैं वो काफी हद तक वाजिब हो गए हैं, काफी हद तक आकर्षक हो गए हैं। 2-3 चीजें हो जाए ना तो FIIs का मूड बदलेगा। ऐसा नहीं कि भारतीय बाजार से कंप्लीटली वो एग्जिट कर लेंगे या फिर यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज नहीं है। देखिए, इंडिया में ग्रोथ भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, तो यहाँ पर ना बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि आप लंबे समय तक कोई स्लो डाउन का दौर देखेंगे। तो FIIs भी इस चीज को समझते हैं। लेकिन 2-3 चीजें जो ग्लोबली हो रही हैं उसको थोड़ी नजर रखनी पड़ेगी। एक तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप वहां पर आए हैं, कॉर्पोरेट टैक्स में अगर कटौती होती है तो थोड़ा सा आउटफ्लो भी और बढ़ सकता है, थोड़ी सी गुंजाइश अभी FIIs के पास बचती है। एक टेंशन वाली चीज ये है कि चाइना की इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतर साउंड कर रही है। हाल फिलहाल जो भी वहां पर आर्थिक आंकड़े आए हैं वो थोड़े से बेटर साइड पर आए हैं, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर यहां पर लगातार अच्छे आर्थिक आंकड़े आते हैं, अगर यहां पर लगातार मजबूत नतीजे आएंगे, और अगर बजट में टैक्स को लेकर सरकार की तरफ से किसी रियायत का ऐलान हो गया तो FIIs की तरफ से भी ट्रेंड रिवर्सल जरूर होगा। देखिए, क्वांटम धीरे धीरे करके छोटा हो गया है। 4,000 करोड़ रुपए के आंकड़े FIIs के लिहाज से कुछ होते नहीं हैं। लेकिन अगर आप बाकी आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो कल इंडेक्स ऑप्शंस में, इंडेक्स फ्यूचर्स में, स्टॉक ऑप्शंस में, स्टॉक फ्यूचर्स में वहां पर छोटी ही सही लेकिन वो खरीदारी का आंकड़ा आया है। तो थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि अब ये कुछ दिनों की बात हो सकती है। बजट एक की कैटलिस्ट होगा, और नतीजे जो आ रहे हैं, हालांकि अब तक के जो नतीजे आए हैं वो 15 नतीजे निफ्टी के आए हैं, 15 में से 5 जो आए हैं वो उम्मीद से बेहतर आए हैं, और वहां से अभी भी उतने कोई अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं। नतीजों को लेकर अगर स्टेबिलिटी आ गई, बजट में कुछ बड़े ऐलान हो गए, FIIs लौटेंगे, निश्चित तौर पर लौटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखते हैं, अब ये मेरा मानना है कि ये कुछ दिनों की बात रह गई है। शीशा बिल्कुल अभिषेक, इनफैक्ट उम्मीद तो यही करके चल रहे थे कि बजट से ठीक पहले एक प्री बजट रैली भी हम देखें। चलिए, ऑन अ पॉजिटिव नोट इतना ऑप्टिमिस्टिक होकर कह जरूर सकते हैं कि बाजार संभलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। FIIs की एंट्री वापस कब होती है इसका तो इंतजार सभी को है। हालांकि अगर आप देखें तो इस वक्त तो कैश मार्केट में FIIs की तरफ से बिकवाली के डेटा आप देख ही रहे हैं, और DIIs लगातार साथ निभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आइए अब सीधा भारतीय बाजार की कल की तस्वीर आपके सामने लेकर आते हैं। उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी पर सेंटिमेंट्स कैसे बन रहे हैं, और साथ साथ हमारे एक्सपर्ट्स को भी जोड़ेंगे, उनकी स्ट्रैटेजी भी समझने की कोशिश होगी। कल के सेशन को अगर याद करें,
23,200 के आसपास हरे निशान के साथ निफ्टी जो है क्लोज हुआ। डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी की अगर बात करें, शुरुआत फ्लैट टू नेगेटिव होती हुई नजर आई। उसके ठीक बाद बाइंग इंटरेस्ट विटनेस किया ड्यूरिंग दी सेशन। अगर आप चार्ट्स भी देखेंगे, आप इसमें क्लियरली तस्वीर देख पाएंगे और अल्टीमेटली हम सेटल हुए इन दी पॉजिटिव जोन, पॉजिटिव टेरिटरी अराउंड 23,205। अब टेक्निकली जिस तरह के सेंटिमेंट्स बनते हुए दिख रहे हैं, उस पर आगे टेक्निकल एक्सपर्ट से हम बातचीत करेंगे, लेकिन एज लॉन्ग एज इंडेक्स की स्ट्रैटेजी की कंसर्न है, यहां पर देखिए जब तक 22,980 के लेवल्स को टिकाए रखता है निफ्टी, तब तक ऑनगोइंग रिलीफ रैली जो है वो जारी रहने के पूरे संकेत, पूरे आसार नजर आ रहे हैं। इंडेक्स पोटेंशियली आगे टेस्ट कर सकता है 23,400, 23,550 के लेवल्स। सो ये एक रेंज है जिस पर आपको खास तौर से फोकस रखना है। ट्रेडर्स को यही हिदायत होगी कि कॉशियस नजरिया जरूर रखें, लेकिन पार्ट्स, बिट्स एंड पीसेस में गिरावट में खरीदारी के मौके आज बन सकते हैं निफ्टी के लिए। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। मार्जिनली पॉजिटिव जरूर शुरुआत हुई कल, लेकिन फिर हैवी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और इवेंचुअली जब क्लोजिंग नजर आई, नेगेटिव जोन के साथ ही क्लोज हुए। 48,589 के लेवल्स टू बी प्रिसाइज क्लोजिंग देखने को मिली। टेक्निकल फ्रंट पर स्ट्रैटेजी जरूर जानेंगे, लेकिन अगर इंडेक्स की बात करें, 48,000 के लेवल्स को जब तक ये होल्ड करके रखता है, पुल बैक रैली टुवर्ड्स 49,500 टू 50,000 पॉसिबल है। लेकिन निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी की कमजोरी जो है कल के सत्र में हावी रही, तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है। ऑन दी फ्लिप साइड अगर देखें, 48,000 के लेवल्स के बिलो अगर सस्टेन होते हैं तो फिर फर्दर वीकनेस जो है वो बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। अभिषेक, स्ट्रैटेजी पर तो बातचीत आगे होगी ही, लेकिन निफ्टी में जिन्होंने मौजूदा पोजीशंस बनाकर रखी हैं, क्योंकि कल सेंटिमेंट्स निफ्टी की तरफ से पॉजिटिव थे, क्या कुछ लगता है आज किस तरह के स्ट्रैटेजी बिल्टअप उन्हें करनी चाहिए? मानसी, मुझे लगता है कि जो 2 दिन की जो तेजी है निफ्टी में आज वो कंटिन्यू होगी। गिफ्ट निफ्टी उसके संकेत भी दे रहा है, देखिए 40-50 अंकों की ही सही, लेकिन ये चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो कॉन्फिडेंस चाहिए बाजार को ना, वो लौट नहीं रहा है। आप देखिए एचडीएफसी बैंक के नतीजे अच्छे आए, हालांकि हमने परसों के सत्र में देखा कि लोअर लेवल से करीब 400-450 अंकों के आसपास की रिकवरी निफ्टी बैंक में आई थी, लेकिन रिपोर्ट जो अच्छा है कल हमने उसका असर देखा नहीं, तो बाजार में थोड़ी सी ना कॉन्फिडेंस की कमी है। 4 महीने में ही आप देखिए अगर शिखर से करीब 12% के आसपास की गिरावट बाजार में हो चुकी है, और जो तीसरी तिमाही के नतीजे आ रहे हैं, अभी भी जो कह सकते हैं जो कॉन्फिडेंस, जिस कॉन्फिडेंस की दरकार थी बाजार को, वो अभी गैप्स फिल नहीं हो पा रहे हैं। मिड कैप आईटी के अच्छे नतीजे जरूर आए हैं और कल हमने शेयर को चलते हुए दिखा है। देखते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स है ना, मैं बड़ा इसको कीनली वॉच कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि सेंट्रल बैंकर्स अपनी दरें घटाएं, और क्रूड में हम देख रहे हैं कि 2 हफ्ते के निचले स्तर पर भाव आ गए हैं, $82 से घट के $78 के आसपास के प्राइसेस हैं, और थोड़ा सा सेंटिमेंट के लिहाज से ये पॉजिटिव है, और सपोर्ट नहीं तो कम से कम चिंता ये नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हम क्रूड को लेकर भी थोड़ी चिंताएं बढ़ते हुए देख रहे थे। अगर निफ्टी की अगर हम बात करें तो जो सपोर्ट लेवल है, आप जैसा कि बता रही थी 22,900 के डेटा, 22,900 23,000 इस रेंज में निफ्टी के सपोर्ट्स आ गए हैं। 23,300 के आसपास का इमीडिएट रेजिस्टेंस है, अगर इसको क्रॉस कर लेता है तो फिर 23,400, और 23,000 जब 400 क्रॉस कर लेगा तो 200-250-300 अंकों के आसपास की एक तरफा तेजी आप देखने के लिए तैयार हो जाएगा। डिपेंड ये करता है कि रिजल्ट्स किस तरह के आते हैं, क्योंकि देखिए रिजल्ट्स पर ना बाजार बड़ा अच्छे नतीजे आ रहे हैं तो अच्छा रिएक्शन भी दे रहा है, लेकिन नतीजों में अगर कोई भी कमजोरी दिख रही है किसी पैरामीटर पर तो बाजार उसको पनिश भी कर रहा है, तो ये चीज फोकस करने की जरूरी है। 23,400 के ऊपर की अगर क्लोजिंग हो जाती है, मान लीजिए आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, हालांकि आपको यहां से 200 अंक चलने पड़ेंगे, लेकिन अगर उसके ऊपर की क्लोजिंग हुई तो फिर एक ट्रेंड रिवर्सल, थोड़ा सा माहौल बदलते हुए आप देखेंगे। निफ्टी बैंक की बात करें, कल दिन भर एक रेंज में कारोबार हुआ और छोटी सी गिरावट पर निफ्टी बैंक कल बंद हुआ है, लेकिन 400 अंकों की ही रेंज रही। और अब सपोर्ट लेवल की बात करें तो 48,000, उसके नीचे 47,500, ये मजबूत सपोर्ट लेवल के तौर पर काम करेंगे, और 49,000 पार करने पर ही थोड़ा सा माहौल हम बदलते हुए देखेंगे। 50,000 का अगर आंकड़ा निफ्टी बैंक अचीव कर लेता है तो हम ये मान के चलेंगे कि ट्रेंड रिवर्सल के लिए निफ्टी बैंक तैयार हो गया है। वैसे अच्छी चीज देखी है ना कि निफ्टी एचडीएफसी बैंक के नतीजों ने भले ही शेयर में उतना जान नहीं भरा है, लेकिन एक लोअर लेवल से रिकवरी में मदद जरूर की है, और ओवरऑल हाल फिलहाल जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी जो नतीजे आए ना वो अच्छे आए हैं, तो बैंकिंग के नतीजे थोड़े इंडिकेशंस ठीक ठाक दे रहे हैं। मेजर चिंता यही है एफआईज वाली, और एफआईज वाली चिंता तब दूर होगी, एक ही कह सकते हैं सिक्के के 2
वैल्यू है, नतीजे अच्छे हों तो एफआईज लौटेंगे तो बाजार हरा होगा। एब्सोल्युटली, और नतीजे अच्छे होने भी चाहिए। और नतीजों का दौर जो शुरू हुआ है, अगर आईटी की बात करें, बैंक्स, फाइनेंशियल्स की बात करें, आईटी सेक्टर तो वैसे अच्छे नतीजे पेश कर ही रहा है, चाहे फिर वो लार्जर प्लेयर्स हैं, बेंचमार्क आईटी कंपनियां हो। कल के सत्र में हमने देखा कोफोर्ज, इन्फोसिस, जिंजार टेक्नोलॉजीज, पर्सिस्टेंट सिस्टम, सारी की सारी कंपनियां जो है अच्छा रिएक्ट करती हुई दिख रही थी। और इनफैक्ट आउट परफॉर्मेंस जो है निफ्टी आईटी इंडेक्स से ही नजर आ रहा था। आज भी फहरिस्त लंबी है, नतीजे जो कि आने वाले हैं, कैश हो चाहे निफ्टी हो या एफएनओ हो, तो सारे के सारे रिजल्ट्स पर भी फोकस रहेगा। लेकिन अभिषेक, ये एक चीज का दुख आज बड़ा हो रहा है कि साल की पहली छुट्टी, और वो छुट्टी रविवार के दिन, पब्लिक हॉलिडे 26 जनवरी। नहीं मानसी, मैं तो इसको देखिए पॉजिटिव देख रहा हूँ। आप ना मोमेंटम में कम से कम रहेंगे। बजट वाले 1 तारीख को बजट है, 4-5 सत्र के बाद में। लेकिन आज जो खुशी मनाइए, आप भी चाहें तो हलवा मंगा सकती हैं। हलवा सेरेमनी आज होने वाली है। और बजट कह सकते हैं कि एक तरह से तैयारियां, वैसे तो 6 दिसंबर से ही बैठकों का दौर शुरू हो चुका था अभिषेक, लेकिन आखिरी चरण में आप बजट 2025 की तैयारियां, और आज तो वित्त मंत्री की मौजूदगी में हलवा सेरेमनी होने वाली है। हाँ, हलवा सेरेमनी, दर्शकों को बता दें कि हलवा सेरेमनी होती क्या है। दरअसल देखिए, हमारे यहाँ कल्चर है, हमारी संस्कृति है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत जो होती है ना, वो मीठे से होती है। तो बजट की जो प्रिपरेशंस थी ना, वो पूरी हो चुकी हैं। अब उसमें एक लाइन, एक अक्षर भी जोड़ा नहीं जाएगा। अब ये बजट प्रिंटिंग में जाएगा। तो आज हलवा सेरेमनी जो होती है, मतलब मान लिया जाता है कि हमारा काम खत्म हो गया, ये हलवा खाइए, अब लाइफ एंजॉय कीजिए। अब आज से वो बजट दस्तावेज प्रिंटिंग के लिए चले जाएंगे और वित्त मंत्री मौजूद होंगी वहां पर। आप देखेंगे विजुअल्स भी आएंगे, और हर साल की तरह सेम विजुअल होंगे। लेकिन जो अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, करीब 1 महीने तक वो मतलब अपने घर नहीं जाते हैं, लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, फोन उनके एक तरह से जैम रहते हैं ताकि कोई चीज इंफॉर्मेशन लीक ना हो। तो एक उनके लिए राहत है, और उस राहत को सेलिब्रेट करने के लिए और बजट की तैयारियों के लिए ये हलवा सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। तो आज हलवा सेरेमनी के बाकायदा आज हम तस्वीरें देखेंगे और यहाँ से प्रिंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। बजट पर पूरी तरह से नजर। 1 हफ्ते बाद ही तो बजट है। अब बिल्कुल, 1 फरवरी का दिन शनिवार का दिन होगा, लेकिन शनिवार के दिन भी बाजार खुले रहेंगे। और ईटी नाउ स्वदेश पर आसान भाषा में बजट की हर बारी की हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और आज ही की बात अगर करें, आज के सत्र में भी अगर आप देखेंगे काफी सारी चीजें हैं। अब वैसे तो 8 दिन बचे हैं, लेकिन ट्रेडिंग सेशंस अगर देखेंगे तो महज 6 दिन बचे हैं बजट की घोषणा होने में। और बजट से ठीक पहले लगातार हम आपको बता भी रहे हैं कि कौन से क्षेत्र है जिस पर फोकस होना चाहिए, कौन से सेक्टर्स हैं, रोड, रेलवे, इंफ्रा, सरकारी कंपनियां, और इसके अलावा भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को लेकर एक्सक्लूसिव कर हमने आपको बताया। हमारे संवाददाता लगातार जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, सारी की सारी खबरें जिस पर फोकस होना चाहिए इस वक्त एनर्जी स्पेस और साथ ही सरकारी स्पेस, डिफेंस क्षेत्र, ये सारे के सारे स्पेसेस हैं जिस पर खास तौर से नजर रखनी है। और यहाँ पर कई सारी अपॉर्चुनिटीज भी बिल्टअप होती हुई नजर आएगी। अभिषेक, वैसे इंफ्रा स्पेस की ही अगर बात करें, इंफ्रा स्पेस में सरकार ने काफी कुछ किया भी है। डिफेंस क्षेत्र में अगर आप देखें, एक समय था जबकि डिफेंस को लेकर हम एक तरह से सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल बाजार पर निर्भर थे, लेकिन अब देखिए स्वदेशीकरण को जिस तरह से प्रावधान मिल रहा है। मुझे याद है 26 जनवरी का ही दिन था जब मैं एंकरिंग कर रही थी, और उसी दिन हमने ये बात भी कही थी कि लिटरली अब जो है भारत खुद स्वदेशीकरण, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स की तैयारी कर रहा है। तब से लेकर अब तक का सफर नहीं, डेफिनेटली मानसी, बहुत ही कमाल के काम हुए हैं। मतलब पिछले अगर 3-4 साल आप देखेंगे ना, और वो सारी चीजें ना प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हुए हैं। आप देखिए डिफेंस शेयर 2-3 साल में 3 गुने, 4 गुने, 5 गुने तक हुए हैं। बिल्कुल, और इसीलिए हुए हैं। आप देखिए अब एचएएल का जो लाइट वेट जो लड़ाकू विमान तेजस है, हम मलेशिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और भी कई देशों के साथ टाइप्स कर रहे हैं। तो ये चीजें निश्चित तौर पर हो रही हैं। और एक उम्मीद ये भी बनी है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं अमेरिका में राष्ट्रपति बनके, तो भारत और अमेरिका के जो मिलिट्री जो रिलेशंस हैं थोड़े से और स्ट्रेंथन होंगे। और हमारी डिफेंस जो कंपनीज हैं, ना सिर्फ सरकारी बल्कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उनके लिए भी मौके खुलते हुए दिखेंगे। तो ये थीम फोकस में रहेगा। बजट सामने हो और निश्चित तौर पर एलोकेशन भी थोड़ा सा बजट में बढ़ने जा रहा है। और हम ये लोग दिक्कत ये नहीं, एंटिसिपेट कर लेते हैं, पहले से बाइंग शुरू हो जाती है। तो बजट के बाद कितना चढ़ेंगे, ये थोड़ी सी चर्चा करने वाली बात जरूर होगी। लेकिन हाँ, ये थीम एक्टिव जरूर रहने वाली है बजट के इन एंड अराउंड। लेकिन चलिए, तो कई सारी थीम्स जहां पर हम नजर रखेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर का फिगर किस तरह से निकल कर आता है,
इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, सभी सेक्टर्स पर कितना एलोकेशन होता है उस पर सभी की नजर रहेगी। और अगले शनिवार को ईटी नाउ स्वदेश पर भी हम विस्तार में चर्चा करेंगे। बजट के बाद का एनालिसिस, सब पर हम फोकस करेंगे। लेकिन आज नतीजों के दम पर, खबरों के दम पर कहां पर फोकस रखनी चाहिए, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहां से निकल कर आई है, ये बताने के लिए हमारे साथ शरद दुबे और गौरव जुड़ चुके हैं। शरद और गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शरद, आपसे शुरुआत करेंगे। कई सारे नतीजे कल मार्केट आवर्स के बाद आए, कैसे रहे नतीजे और स्टॉक्स कैसे रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले अगर बात करें निफ्टी अर्निंग्स की, तो इंडस टावर्स के नतीजे जो है बहुत दमदार देखने मिले हैं। यहाँ पे रेवेन्यूज़ में भी लगभग 5% का उछाल आया है, लेकिन जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो है एबिडा का। एबिडा का आंकड़ा आप देखें तो ऑलमोस्ट 93% बढ़ गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसका कारण यही है कि ओवरऑल जो है, जो पेमेंट्स आए हैं वो लगभग 3200 करोड़ के जो पेमेंट्स आए हैं वोडाफोन आइडिया के जो है भुगतान से आए हैं, तो उस पर भी नज़र रखिएगा। ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं कि जो Q3 अपडेट्स है इसके क्या इम्पैक्ट्स देखने मिल रहे हैं। इसके अलावा कंपनी ने एक और इम्पॉर्टेंट बयान किया, ये सुनिएगा ध्यान से। ईवी चार्जिंग इंफ्रा स्पेस में इंडस टावर्स जो है प्लान कर रही है घुसने के लिए, और ऑलरेडी कुछ पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट भी हो गए। तो ये एक बड़ा जो है मैनेजमेंट कमेंट्री आया है। डॉक्टर रेड्डीज़ की बात करें तो यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। रेवेन्यू थोड़ी सी एस्टिमेट से बेटर थी, लेकिन बाकी सब जो है इम्पैक्ट ख़राब आया है। यूएस का मार्केट या कोर इंडिया मार्केट ले लीजिए, दोनों में ही परफॉर्मेंस में जो है आप एनालिस्ट एस्टिमेट से कम आया है। साइंट के भी कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं, और कंपनी ने अपनी गाइडेंस भी घटा दी है। आपका रेवेन्यू गाइडेंस भी घटा दिया है। अब वो डी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2.7% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पहले ये आंकड़ा फ्लैट था, और मार्जिन गाइडेंस में भी जो है गिरावट देखने मिली है। HPCL की बात करें तो यहाँ पे सिक्वेंशियल ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। इन्वेंट्री गेंस भी यहाँ पे देखने मिली है, और लार्जली पैट में भी जो है एक बड़ा उछाल देखने मिला है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के कमज़ोर नतीजे आए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम सिर्फ 3% बढ़ा है, हालांकि एसेट क्वालिटी जो है यहाँ पे डिटोरिएशन देखने मिली है। निप्पॉन लाइफ की बात करें तो यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू लगभग 39% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और जो यील्ड्स होती है वो भी आगे जाते हुए इम्प्रूव करेगी, क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स आखिरी स्टॉक रहेगा हमारे रडार पे, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। खासकर की जो प्रीमियम सेगमेंट है यहाँ पे भी जो है अच्छी बाउंस बैक देखी है वॉल्यूम्स में, और दो अहम रीजंस है जिसके कारण नंबर्स में इम्प्रूवमेंट आई है। सबसे पहला ऑफ कोर्स है कि फेस्टिव सीज़न है, और इसके अलावा आंध्र प्रदेश से भी जो है कंट्रीब्यूशन में जो है बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली। तो इस हिसाब से आपको नंबर्स में जो है बड़ा मूव देखने मिल रहा है। लेकिन खबरों वाले शेयर्स पे भी हम फोकस कर लेते हैं। यहाँ पे एग्री थीम वाले स्टॉक्स, खास करके स्कॉट्स क्यूबोटा जैसे स्टॉक्स पे भी नज़र रखिएगा, क्योंकि जो बजट है एग्रीकल्चर सेगमेंट का, यहाँ पे जो है रॉयटर्स से खबर आ रही है कि लगभग 15% बढ़ सकती है, लगभग $20 बिलियन का आ सकता है इस बजट में। रिलायंस पे भी नज़र रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बना सकते हैं, और ये न्यूज़ फ्लो आ रहा है ब्लूमबर्ग से। 3 गीगावाट का कैपेसिटी रहेगा, और एनवीडिया के साथ इनका टाई अप भी है। लगभग 20 से लेकर $30 बिलियन का खर्च देखने मिलेगा। साइंट में जो है एक और नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आया है, उनके CEO कार्तिकेयन ने जो है रिजिग्नेशन दे दिया है, और प्रमोटर कृष्णा पोदनप्पू जो है वो इंटरिम CEO रहेंगे। कोटक बैंक जो है पर्सनल बुक जो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का जो रिटेल बुक होता है वो ले रहे हैं लगभग 3,330 करोड़ के लेके। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में बोर्ड की अप्रूवल आई है, जहां पे वो RBI को अप्लाई देंगे उनके यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस को लेके। JSW एनर्जी पे नज़र रखिएगा, 28 जनवरी को जो है फंड रेज की विचार होने वाली है। और पतंजलि फूड्स के लिए भी एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है, जहां पे FSSAI ने उन्हें डायरेक्ट किया है कि जो चिली पाउडर की जो बैचेस हैं उनको वो रिकॉल करें, क्योंकि स्टैंडर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। और आखिर में वायदे बाजार के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है, नोट कर लीजिए। ग्लैंड फार्मा और कैस्ट्रॉल इंडिया जो है वायदे बाजार की ट्रेडिंग से बाहर हो जाएंगी, और ये जो है लागू 31 जनवरी से रहेगा। तो इन दोनों स्टॉक्स पे भी आप नज़र रखिएगा। लेकिन ये तो हो गए खबरों वाले शेयर्स और अर्निंग्स, लेकिन ब्रोकरेजेस का क्या इम्पैक्ट आ रहा है अर्निंग्स में, और इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट ब्रोकरेज देख रहे हैं, उसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव। गौरव बताइए क्या आ रहा है? जी हाँ, अगर हम बात करें आज ब्रोकरेजेस की, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे कंपनीज जहाँ पे अर्निंग्स की वजह से एक डाउनग्रेड देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर रेड्डीज़ के बारे में। यहाँ पे कई सारे डाउनग्रेड्स हमें ब्रोकरेजेस की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें जेफरीज, तो उन्होंने अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो घटा के अभी 1170 रुपीज़ का कर दिया है, क्योंकि उनका मानना यह है कि इस क्वार्टर के रिपोर्ट्स में हमें कहीं पे वीकनेस देखने को मिला प्रॉफिटेबिलिटी में, और आगे जाके उन्होंने EPS जो है उसमें भी 3 to 5% का कट किया है। अगर हम बात करें डैम कैपिटल, तो उन्होंने कहा पे न्यूट्रल रेटिंग बरकरार
बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1331 रुपीज़ का रखा है, जबकि नुवामा ने भी कहीं पे यहाँ पे जो टारगेट प्राइस है वो कट करके 1533 रुपीज़ का किया है, जो कि पहले 1553 रुपीज़ का था। उनका मानना यह है कि अगर हम बात करें करंट वैल्यूएशन की तो कहीं पे एक अट्रैक्टिव लेवल पे है, बट इसी के साथ साथ एक वीक रिजल्ट की वजह से टारगेट प्राइस जो है इस क्वार्टर में उन्होंने कट किया है। इसी के बाद बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की। अगर हम इस क्वार्टर के नतीजों की बात करें तो कहीं पे काफ़ी अच्छे नंबर्स इस कंपनी की तरफ से देखने को मिले और इसी के साथ साथ ब्रोकरेजेस की तरफ से भी एक अच्छा अपग्रेड जो है टारगेट प्राइस में वो देखने को मिला था। सबसे पहले बात करते हैं मैक्वेरी की। उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग तो बरकरार रखा है, बट टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 12,705 रुपीज़ का किया है। और इसी के साथ साथ सिटी जो है उन्होंने भी ये जो टारगेट प्राइस है वो बढ़ा दिया है अभी 13,100 रुपीज़ का। सिटी का मानना यह है कि कहीं पे आगे जाके 12% का केगर ग्रोथ जो है वो वॉल्यूम्स में हमें देखने को मिल सकता है और इसी के साथ साथ जो प्राइस मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इस स्टॉक के लिए प्ले आउट कर सकता है और इसी के लिए उनका एक टॉप पिक रहेगा अगर हम सीमेंट सेगमेंट से बात करें तो। इसके अलावा बात करते हैं डिक्सन टेक की। यहाँ पे इन्वेस्टेक ने कहीं पे बाय रेटिंग दिया है और टारगेट प्राइस दिया है 19,000 रुपीज़ का। उनका मानना यह है कि रिसेंट फॉल जो था स्टॉक प्राइस में, उसके बाद काफ़ी एक अट्रैक्टिव लेवल पे ये स्टॉक जो है वो अभी आके रुका है। इसके आगे जाके कहीं पे जो कंसर्न्स जो है वो ज़्यादा नहीं है स्टॉक को लेके और ग्रोथ जो है वो वैसे ही रहेगी और इसी के चलते हुए कहीं पे बुलिश व्यू उनके तरफ से देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बीपीसीएल पे भी एक बार नजर रखते हैं क्योंकि सीएलएसए ने यहाँ पे कहीं पे अपग्रेड किया है उनका रेटिंग होल्ड पे और टारगेट प्राइस है 270 रुपये का। उनका मानना यह है कि कहीं पे जो एलपीजी सेगमेंट है बिजनेस का वो अच्छा कर सकता है और आगे जाके कुछ भी ज़्यादा रिस्क जो है वो पॉलिसी चेंजेस की वजह से इस स्टॉक में नहीं देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ मॉर्गन स्टैनली ने भी उनका ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 419 रुपये का दिया है बीपीसीएल के लिए। इसके अलावा बात करते हैं कहीं पे निप्पॉन एएमसी, यहाँ पे भी हमने देखा कि टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 820 रुपये का किया है क्योंकि कहीं पे रिजल्ट जो थे वो मिक्स्ड देखने को मिले थे, बट इसी के साथ साथ 25% केगर ग्रोथ जो है वो जेफरीज का मानना है कि इस कंपनी में देखने को मिल सकता है। आखिर में बात करते हैं इंडस टावर्स की। आज के दिन में इस स्टॉक पे फोकस रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा क्योंकि ब्रोकरेजेस की तरफ से भी अभी एक बुलिश व्यू यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सबसे पहले यूबीएस ने यहाँ पे बाय रेटिंग बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस जो है 425 रुपये का। एक अच्छा जो स्टॉक में ग्रोथ जो है हमें देखने को मिल सकता है। उनका मानना यह है कि रूरल एक्सपांशन एक की मॉनिटरेबल रहेगा और सिटी ने भी यहाँ पे कहीं पे बाय रेटिंग दिया है और टारगेट प्राइस दिया है 485 रुपीज़ का क्योंकि उनका मानना यह है कि 90% से भी ज़्यादा ड्यूज जो है वो वोडाफोन आइडिया की तरफ से आ चुके हैं और आगे जाके कंपनी की ग्रोथ जो है वो वैसे ही स्ट्रांग रहेगी। तो खबरों के दम पे तो हमने देख लिया जैसे शरद ने हमें बताया, बट आज अगर हम बात करें ब्रोकरेज की तरफ से तो इन सब स्टॉक्स पे हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी। ठीक है, तो चलिए, ढेर सारी खबरें, ढेर सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और कई सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स जिस पर आगे विस्तार से डिस्कशन करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स की पैनल भी जुड़ जाएगी और उनसे बातचीत करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी पर किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी है और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक किस तरह की रणनीति है। किरण जानी हमारे साथ मौजूद है, आइए उनका स्वागत करते हैं। किरण, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। बताइए आज के मार्केट की रीडिंग कैसे कर रहे हैं आप, स्ट्रैटेजी क्या बिल्टअप करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले कल बाजार को ज्यादा सपोर्ट कर रहा था और सेक्टर स्पेसिफिक भी कई सारे स्पेसेस थे जहां पर ट्रैक्शन नजर आ रहा था। क्या होगी रणनीति आखिरी ट्रेडिंग सेशन में हफ्ते के? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम कल का बाजार देखें तो कल हमने देखा था कि ब्रॉडर मार्केट काफी तेजी थी। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी को छोड़ के निफ्टी 500 का चार्ट देखोगे तो वहां पे हम देख रहे थे कि सुबह से ही स्टॉक प्राइस या तो इंडेक्स था वो एक तेजी के साथ ट्रेड कर रहा था। हमने देखा था कि डे बिफोर यस्टरडे यानी कि वेडनेसडे को एक हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनी और निफ्टी बैंक निफ्टी में जहां थोड़ी कमजोरी हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन निफ्टी 500 ने काफी कंफर्टेबली अपने हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न के ऊपर क्लोज दिया है। एक बुलिश डाइवर्जेंस डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि सभी इंडाइसेस के ऊपर अवेलेबल है। प्रीवियसली भी जो बैंक निफ्टी निफ्टी 500 के ऊपर आप देखोगे तो बुलिश हरामी कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनी थी, वो भी इंटैक्ट है। तो मल्टीपल रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनी है, तो कहीं ना कहीं ब्रॉडर मार्केट के अंदर तेजी बनी रहेगी, ऐसा हमें दिख रहा है। अब मैं अगर निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी के अंदर भी हमने देखा है कि एक हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनी थी और उसके ऊपर कल क्लोजिंग आया, लेकिन कहीं ना कहीं इतना स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं है। सिमिलर वे बैंक निफ्टी में भी क्लोजिंग जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं है। लेकिन एक चीज जो बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल रही है वो इंट्राडे चार्ट्स। इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर आप देखोगे तो क्लियर कट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, जिसका ब्रेकआउट लेवल 48,600-700 के आसपास है। कल पूरा दिन वहीं पे इंडेक्स ने कंसोलिडेट किया है। जिस तरह से कोटक बैंक में हम देख रहे हैं कि एक अच्छी खासी तेजी है। कल एचडीएफसी ने शुरुआत में सपोर्ट किया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा प्रॉफिट बुकिंग। अब आज हो सकता है कि एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, ये सब में एक अच्छा खासा अपस्विंग आ सकता है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासी तेजी आ सकती है। तो बैंक निफ्टी में हमारा पोजिशनल यहाँ पे एक बुलिश नजरिया बन रहा है ड्यू टू इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। 48,600 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे।
49,400 आप एक्सपायरी तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 48,200 का स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है बैंक निफ्टी के ऊपर। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में हमारा कंडीशनल बाय रहेगा, क्योंकि हमने देखा था पिछली बार 23,250 23,280 एक क्लस्टर सपोर्ट था। अब जब तक मार्केट उसके ऊपर क्लोज नहीं होता है तब तक थोड़ा हमें वेट एंड वॉच या तो कहीं ना कहीं एक कॉशियस अप्रोच रखना है। तो निफ्टी के अंदर हमारा कंडीशनल बाय रहेगा। राउंड फिगर में अगर हम बात करें तो 23,300 एक रेजिस्टेंस रहेगा इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू और पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे ही निफ्टी 23,300 के ऊपर सस्टेन होती है उसके बाद उसके ऊपर 300 से 400 पॉइंट की रैली डेफिनेटली हमें देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी में कंडीशनल बाय 23,300 के ऊपर, अगर उसके ऊपर निकलता है तो आप लॉन्ग कीजिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 23,100 का मेंटेन कीजिए, और जो टारगेट हम देख रहे हैं वो 23,500 से 600 तक के देख रहे हैं। 23,500 से 23,600 तक के टारगेट्स किरण जी देख रहे हैं। कंडीशनल लॉन्ग है, 23,300 के ऊपर जाए तो ही आपको लॉन्ग करनी है, फिर आपको स्टॉप लॉस लगाना है 23,100 का। और निफ्टी बैंक की बात करें तो टारगेट जो देख रहे हैं वो 49,400 के और स्टॉप लॉस हैं 48,200 के। ये इंडेक्स की पूरी रीडिंग हो गई। अब ना सीधे स्टॉक्स पर आ जाते हैं और एक और दिग्गज मेहमान को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं आशीष चतुर्मोता। आशीष भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। आप बताइए कि आज स्टॉक्स में आप कहां पर फोकस करने की सलाह देंगे? आपकी लिस्ट में कौन से शॉर्ट्स हैं, कौन से लॉन्ग्स हैं? गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शो पर आमंत्रित करने के लिए। तो देखिए, जहाँ तक के स्टॉक्स का सवाल है, हम थोड़ा पोजिशनल और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से स्टॉक्स को देखते हैं, और वहाँ पर हमारा जो नज़रिया है उसको ध्यान में रखते हुए पहले तो सीमेंट स्पेस की मैं बात करूंगा। जब अल्ट्राटेक के कल नंबर्स आए, ये बहुत ही बेहतरीन नंबर्स मेरे हिसाब से अल्ट्राटेक ने प्रेजेंट किया, और हमें लगता है कि इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, जहाँ पर पे अल्ट्राटेक ने ना सिर्फ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ के थ्रू भी अपने काफ़ी एक्विजिशंस किए, और जिसके चलते हमें लगता है कि इनका जो मार्केट शेयर गेन है वो ऑलमोस्ट 300 से 400 बेसिस पॉइंट आने वाले 1 से 2 सालों में बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से मार्केट लीडरशिप की पोजीशन यहाँ बनी रहेगी। दूसरा, हमें लगता है कि नॉर्थ और वेस्ट मार्केट में कहीं ना कहीं प्राइस जो है वहां पर अच्छा खासा एक जंप देखने को मिला, और इस इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो प्राइस जंप का मिलता है। तो क्योंकि कैपेसिटी सबसे ज्यादा अल्ट्राटेक सीमेंट की, और प्राइस जंप जब देखने को नजर आ रहा है तो वो प्रॉफिटेबिलिटी में भी एक अच्छा खासा जंप अल्ट्राटेक सीमेंट के देखने को नजर आएगा। और तीसरी जो हमें बहुत ही एक अच्छी बात लगती है कि ये जो पूरा आप देखेंगे कि पिछले 2-3 सालों में कहीं ना कहीं सीमेंट के जो स्टॉक्स हैं उन्होंने कोई बड़े अपमूव्स नहीं दिखाए। तो एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक इस पीरियड से निकल रहे हैं, और खास तौर पे नॉर्थ बेस्ड जो प्लेयर्स हैं उनमें तो ज्यादा अच्छी अपटिक देखने को मिल रही है, चाहे वो अल्ट्राटेक हो या जेके सीमेंट हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ये दोनों स्टॉक अल्ट्राटेक और जेके सीमेंट, इनमें बहुत ही अच्छी एक तेजी देखने को नजर आएगी। अब जहां तक के लेवल्स की बात है तो मैं समझता हूं अल्ट्राटेक सीमेंट में एक बहुत बढ़िया बेस कहीं ना कहीं 10,800 पे बना है, और अपसाइड में मैं समझता हूं कि स्टॉक 12,500 से 13,000 तक की तेजी दिखा सकता है। तो ये हमारी टॉप पिक होगी। एज अ डिस्क्लोजर, ये अल्ट्राटेक सीमेंट हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में भी बना हुआ है। दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद है वो रूरल थीम को ध्यान में रखते हुए, और वो स्टॉक है एस्कॉर्ट्स लिमिटेड। हमें लगता है कि एस्कॉर्ट्स जो कि 11% का मार्केट शेयर रखता है पूरे ट्रैक्टर डिवीजन के अंदर में, तो वहां पर पे काफी केपेक्स ये कंपनी कर रही है। एक्सपोर्ट पे काफी ज्यादा फोकस इनका बना हुआ है कुबोटा के जेवी के बाद। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर पे आप देखेंगे मार्केट शेयर गेन भी आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ कॉस्ट के अंदर में कहीं ना कहीं एफिशिएंसी आएगी, जिसके चलते ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगी और मार्जिन में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आएगा। और रूरल इकोनॉमी में हमें लगता है कि एक अच्छा पिकअप अब देखने को नजर आएगा, क्योंकि मानसून बेटर है, साथ ही साथ वाटर रिजर्वायर्स लेवल जो है वो 85 से 90% के आसपास है। और अगेन रूरल इकोनॉमी ने बहुत समय से अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है, तो वहां पे एक अच्छी अपटिक की संभावना है। उसको ध्यान में रखते हुए एस्कॉर्ट्स पे पोजीशनिंग अच्छी लगती है। टेक्निकली देखेंगे तो स्टॉक 3500 पे बहुत बढ़िया बेस बना चुका है, एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बन रहा है, और ये अगर से सस्टेन हो गया तो मैं समझता हूँ 4,200 तक की अपसाइड एस्कॉर्ट्स कुबोटा के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। अगेन एज अ डिस्क्लोजर, ये स्टॉक भी हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में बना हुआ है, तो ये दो स्टॉक हमें काफी पसंद आ रहे हैं इस समय पे। कुबोटा पर खरीदारी की राय 4,200 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। और याद रखिए, अभी शरद हमारे साथ जुड़े थे जो हमें बता रहे थे एग्रीकल्चर का बजटरी एलोकेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते जो एग्री रिलेटेड स्टॉक्स है, एस्कॉर्ट्स कुबोटा जैसे स्टॉक्स, वहां पर पॉजिटिव मोमेंटम नजर आएगा। और सीमेंट सेक्टर से अल्ट्राटेक सीमेंट, नतीजे काफी अच्छे, नतीजों के बाद मैनेजमेंट की कॉमेंट्री भी काफी अच्छी निकल कर आई है। 4th क्वार्टर में वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छा रहेगा, तो काफी पॉजिटिव्स है यहाँ पर। 12,500 से
से 13,000 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट पर। ये नजरिया आशीष जी का। लेकिन किरण जी, गुड मॉर्निंग। आप बताएं आपके टॉप पिक्स आज सुबह कौन से होंगे? सो एक तो इंडेक्स के ऊपर हमारा नजरिया जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया बैंक निफ्टी के ऊपर, तो मैं वापस एक बार रिपीट कर लूं कि बैंक निफ्टी में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो ब्रेकआउट है उसके चलते 48,600 48,500 के बीच की रेंज में हम लॉन्ग की सलाह देंगे। 49,400 का हमारा टारगेट रहेगा एक्सपायरी तक का, और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 48,200 का मेंटेन करना है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखोगे तो एफएमसीजी स्टॉक्स के अंदर हमें लग रहा है कि काफी अच्छा एक बॉटम आउटिंग हो चुका है। कल हमने देखा कि एक्चुअल के रिजल्ट खराब है, उसके बाद भी नीचे से काफी अच्छी एक स्मार्ट रिकवरी हमें देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं एफएमसीजी स्टॉक्स में हमें जो अच्छा स्टॉक लग रहा है वो टाटा कंज्यूमर है। टाटा कंज्यूमर आप देखोगे तो लगातार एक महीने से हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न में रिज्यूम किया है। डेली प्राइस चार्ट के आप ऊपर देखोगे तो स्टॉक 20 और 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। क्लासिकल टेक्निकल पैटर्न कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं टाटा कंज्यूमर के ऊपर। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी, और कहीं ना कहीं आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हो। टाटा कंज्यूमर 980 के आसपास की क्लोजिंग है। 1020 के हमारे शॉर्ट टर्म के टारगेट रहेंगे। 964 एज स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। टाटा कंज्यूमर और बैंक निफ्टी दोनों हमारे थोड़े पोजिशनल टाइप ऑफ कॉल रहेंगे। नतीजे हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट से, उन पर फटाफट करके अपने एक्सपर्ट्स का व्यू लेते हैं। किरण जानी और आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ बने हुए हैं। शुरुआत करेंगे इंडस टावर के साथ, और आशीष जी व्यू आपसे जानना चाहेंगे इस पर। नतीजे इसके ठीक ठाक आए हैं, स्पेशली अगर हम एबिटा और मुनाफे के जो आंकड़े देख रहे हैं, यानी कि कामकाजी मुनाफा और मुनाफा डबल के आसपास हो गया, मुनाफा तो करीब 1.5 गुना बढ़ गया है। और एक अच्छी चीज आ रही है, अब इसको जरा आप एनालिसिस करके बताइए कैसा है, कि ईवी के चार्जिंग इंफ्रा में कंपनी इन्वेस्ट करने जा रही है और ये सारे चार्जिंग स्टेशन स्टेब्लिश करेगी। इंडस टावर के नतीजे और प्लस ये कदम, शेयर आपको कैसा लग रहा है ये? बिल्कुल, तो देखिए जहां तक ये इंडस टावर जो है वो, पहली बात तो करीब इनको 20,000 टावर्स इस साल ऐड करने की बात ये कर रहे थे, और करीब वहां पे 6-7 हज़ार टावर्स एडिशन हुए। तो ये क्लियरली जो ग्रोथ है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि कैसे टेलीकॉम कंपनीज का ग्रोथ होता है। और साथ ही साथ एक चीज जो हमें देखना पड़ेगा कि 5G के बाद आप देखेंगे कि ये बिजनेस में नए टावर एडिशंस में आपको कहीं ना कहीं आपकी जो ग्रोथ है वो रुकती हुई नजर आएगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए कंपनी मुझे लगता है एक डाइवर्सिफिकेशन अब करेगी, जो आपने ईवी चार्जिंग स्टेशन की बात की, पर वहां पर पे जो कंपटीशन होगा वो काफी ज्यादा आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनी से एक कंपटीशन आएगा, क्योंकि वहां पर पे भी ईवी चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। और सेकंड जो मुझे लगता है कि क्या ये कंपनियां आने वाले समय में 20% से 25% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस बिजनेस में बना सकती है, तो वो देखने वाली बात रहेगी। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट इन द शॉर्टर टर्म एक सेंटिमेंटली काफी पॉजिटिव रहेगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए शेयर में अपटिक आएगी। बट लॉन्ग टर्म में ये देखने की बात रहेगी कि क्या जो इंक्रीमेंटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है वो काफी अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि काफी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी उस बिजनेस में है और कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले है। तो क्या 25% की ROIC बनती हुई नजर आएगी या नहीं आएगी, ये देखने की बात रहेगी। बट इन द शॉर्ट टर्म यस, इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, और जिसके चलते मुझे लगता है स्टॉक शायद आपको 390-400 तक की ट्रेजेक्टरी दिखाए। बट लॉन्ग टर्म में मैं समझता हूँ कि वेट एंड वॉच रखना चाहिए, और ऊपर आते ही एक प्रॉफिट बुकिंग भी इस स्टॉक के अंदर में करना जरूरी रहेगा। बढ़िया है, 366 का भाव है, 390-400 रुपए के टारगेट वहां जाए तो आप एक बार सोचिएगा थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट वसूलने की। तो एक बढ़िया शेयर है, बढ़िया विकल्प है आपके लिए, है तो आप इसमें होल्ड करके चल सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज, नतीजे इसके आए हैं अनुमान से कमजोर, और स्पेशली प्रॉफिट के आंकड़े, मार्जिन के आंकड़े थोड़े से डिसअपॉइंट भी किए हैं। मार्जिन की बात करें तो करीब करीब 1% के आसपास की गिरावट हमने मार्जिन में देखी है। किरण जी, अगर हम फ्रंटलाइन फार्मा स्टॉक्स की बात करें, जैसे कि अरविंदो हो गया, डिवीज हो गया, या फिर सन फार्मा हो गया, उसके मुकाबले डॉक्टर रेड्डीज की जो चाल हाल फिलहाल में रही है ना, थोड़ी सी कमजोर रही है। नतीजे इसके थोड़े वीक आए हैं, आज गिरावट पर ही शुरुआत होगी गैप के साथ। क्या करना चाहिए उसके बाद में, और स्टॉप लॉस कहां पे लगा के रखी जिनके पास है शेयर ये? सो ओवरऑल अगर डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो जैसे आपने बताया कि फ्रंटलाइन फार्मा के अंदर ये अंडर परफॉर्म स्टॉक रहा है डेफिनेटली, बट अभी जिस जंक्चर के ऊपर ट्रेड कर रहा है, प्रीवियसली हमने देखा था कि 1280-1270 के आसपास से एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट, उसके बाद की जो चाल 1400 तक के टारगेट आए थे, और वहां से एक करेक्शन वापिस कहीं ना कहीं 1280-1270 के लेवल को टेस्ट करके अभी काउंटर अपनी 50 डेज 20 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 100 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर रहेगा, लेकिन एक कंडीशनल बाय रहेगा हमारा डॉक्टर रेड्डीज के ऊपर। 1300 के ऊपर आप डेफिनेटली लॉन्ग कर सकते हो। जैसे 1300 का लेवल क्रॉस करेगा डॉक्टर रेड्डी, उसके बाद एक शार्प यहाँ से अपस्विंग 1400-1500 तक का एक्सपेक्ट कर सकते हो।
तो एज ऑफ नाउ 1300 के ऊपर हम लॉन्ग रिकमेंड कर रहे हैं, और जो स्टॉप लॉस है एज ऑफ नाउ जिसके पास है, या तो 1300 के ऊपर आप लेते हो तो जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 1270 का स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा। तो डेफिनेटली 1300 के ऊपर हमें लॉन्ग करना चाहिए। 1270 का आप स्टॉप लॉस लगा के रखिए डॉक्टर रेड्डीज के शेयर में। आशीष जी, कल हमने देखा कि मिड कैप पार्टी में कमाल की तेजी थी, और कोफोर्ज को आप देखिए, परसिस्टेंट, ये शेयर 10% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुए हैं। साइंट में भी हमने थोड़ा रब ऑफ इफेक्ट देखा था शुरुआत में, हालांकि गेंस को ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा इरोड किया, और जो नंबर्स आए बाजार बंद होने के बाद वो आए हैं वीकर साइड पर, और गाइडेंस भी कंपनी ने रिड्यूस किया है। साइंट आपको कैसा लग रहा है चार्ट पर, और इसके लिए क्या सलाह देंगे आप? देखिए, मेरे हिसाब से नंबर्स तो वीक है, और जहां तक के आउटलायर्स की बात है तो क्लियरली परसिस्टेंट और कोफोर्ज ने जिस तरह की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ दिखाई, जिस तरह की डील विंस दिखाई है, मुझे लगता है कि शायद जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो उन स्टॉक्स में तो काफी अपनी पोजीशनिंग को बरकरार रखेंगे। जहां तक कि साइंट का सवाल है, देखिए साइंट ने पहले ही काफी एक गिरावट दिखा चुकी है, और आप देखेंगे एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर ये स्टॉक रहा, जिसने करीब करीब जनवरी 2024 में जब हमने देखा तब इसके हाई करीब 2400 रुपए के आसपास थे, और तब से आप देखेंगे मोटा मोटी ये स्टॉक एक जबरदस्त अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो मुझे उसके चलते लगता है कि ये जो रिजल्ट के चलते अगर से कोई डिप आती भी है तो वो शायद इस प्राइस में कहीं ना कहीं प्राइस्ड इन है, जिसके चलते मैं समझता हूँ कि 1650 1620 ये ट्रैजेक्टरी होगी जहां पर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का एक इंटरेस्ट स्टॉक में आएगा। हालांकि इमीडिएट अपसाइड बड़ी मुझे यहाँ पर नजर नहीं आती, तो एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन में चलेगा जहां पे नीचे 1600 की जगह पे बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा, और ऊपर में भी मैं समझता हूँ 1800 1850 की जो ट्रैजेक्टरी है वो काफी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी। तो एक रेंज बाउंड सा एक मूव मुझे लगता है साइंट लिमिटेड में देखने को नजर आएगा, और ओवरवेट पोजीशंस जो है वो कहीं ना कहीं परसिस्टेंट और कोफोर्ज जैसे स्टॉक में रहेगी। अगेन एज अ डिस्क्लोजर, परसिस्टेंट जो है वो हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स म्यूएस में बना हुआ है। ये नजरिया परसिस्टेंट सिस्टम्स पर होल्ड करने की सलाह, लेकिन इस बीच कुछ अल्को बेवरेज इंडस्ट्री के स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। यूनाइटेड स्पिरिट्स नतीजे काफी अच्छे आए कल मार्केट आवर्स के बाद, अनुमान से काफी बेहतर, और याद रखिए पिछले कई तिमाही के बाद इस तिमाही में नतीजे अच्छे रहे। रेवेन्यूज में सालाना आधार पर करीब 14% का ग्रोथ दिखा, और मार्जिन्स भी लार्जली स्टेबल ही रहे हैं 16.5% पे। इसी के साथ यूनाइटेड ब्रूअरीज भी याद रखें पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहा है। तेलंगाना कॉरपोरेशन को लेकर कुछ खबर आई थी जहां पर उन्होंने बियर सप्लाईज फिर एक बार शुरू कर दिए हैं, पॉजिटिव खबर थी। और यूनाइटेड स्पिरिट्स भी कल नतीजों के पहले 2.5% की तेजी के साथ बंद हुआ था। किरण जी, क्या राय होगी आपकी इन दोनों ही स्टॉक्स पर, यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूअरीज? यूनाइटेड स्पिरिट की अगर हम बात करें तो जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न हमने देखी थी प्रीवियसली भी, और अभी भी जिस तरह का रिकवरी हम देख रहे हैं नीचे के लेवल से 200 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके काउंटर ने पिछले 6 दिन के में हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न में रिज्यूम किया है। तो ओवरऑल चार्ट पैटर्न स्ट्रॉन्ग लग रही है, रिवर्सल आगे टिक सकता है। तो जो एक क्लियर कट स्टॉप लॉस हमें देखने को मिल रहा है वो 1470 का स्टॉप लॉस बन रहा है। 1470 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए हमें ये होल्ड रखना चाहिए, और जिस तरह से उसने 20 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से यहाँ से रिकवरी फास्ट आ सकती है। तो डेफिनेटली 1470 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कीजिए। यूनाइटेड ब्रूअरीज की अगर हम बात करें तो इसकी चार्ट पैटर्न यूनाइटेड स्पिरिट से काफी पॉजिटिव है। एक डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है, तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो 2050 2060 के बीच में आप एक्यूमुलेट करते रहिए, 2000 के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉक वॉलेटाइल रहेगा, लेकिन अगर 2000 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो ऊपर में 2200 तक के लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यूनाइटेड ब्रूअरीज के ऊपर। मेरे हिसाब से डेफिनेटली यूनाइटेड ब्रूअरीज एंड यूनाइटेड स्पिरिट दोनों लॉन्ग करने चाहिए। नजरिया यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूअरीज पर, लेकिन इस बीच HUL स्टॉक पर भी नजर डालेंगे। नतीजों के बाद कल शुरुआती ट्रेडिंग सेशन में भारी गिरावट दिखी थी, लेकिन स्टॉक बाद में रिकवर होता हुआ नजर आया। 0.5% से 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ। याद रखें वॉल्यूम ग्रोथ काफी कमजोर था, इसके अलावा कई सारे सेगमेंट्स में वॉल्यूम ग्रोथ में कमजोरी दिखी, तो कई सारे फैक्टर्स जिसके चलते नतीजे कमजोर रहे HUL स्टॉक पर। आशीष जी, आपकी क्या राय होगी? देखिए, नंबर्स ने तो डिसअपॉइंटमेंट दिया है, तो उसकी वजह से एक रिएक्शन आपको देखने को नजर आया, बट क्योंकि जैसे मैंने कहा कि FMCG ने बहुत लंबे समय से एक अंडर परफॉर्मेंस दिखाया, और आप देखेंगे कि इन स्टॉक्स ने पिछले 2-3 सालों में कोई रिटर्न जनरेट नहीं की। और अब क्योंकि जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड रूरल इकोनॉमी में एक अच्छा पिकअप देखने को नजर आएगा, उसका कहीं ना कहीं एक बेनिफिट FMCG कंपनीज को देखने को मिलेगा। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखने की है वो ये कि रीजनल प्लेयर्स जो है वहां पर पे एक बड़ा
कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी क्रिएट कर रहे हैं और जिसके चलते एक डाउन साइजिंग इस पूरे बिजनेस के अंदर में देखने को नजर आ रहा है, जहां पर पे छोटे प्लेयर्स जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट शेयर खींचने की कोशिश कर रहे हैं बाय या तो अपने प्राइस पॉइंट को कम करके या उनकी रीजनल प्रोडक्ट की समझ को ध्यान में रखते हुए। तो उसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं बड़े जो एफएमसीजी प्लेयर्स हैं उनको देखने को नजर आ रहा है। बट एटलीस्ट इन द शॉर्टर टर्म, जैसे मैंने कहा, एफएमसीजी में आप रूरल इकोनॉमी का पिकअप होगा तो उसका बेनिफिट नजर आएगा। तो उसके चलते मुझे लगता है कि डाउन साइड लिमिटेड है एचयूएल में। 2250 पे एक बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म सपोर्ट ये स्टॉक बनाएगा और कहीं ना कहीं ऊपर में आप 2450 2500 की ट्रेजेक्ट्री देखेंगे। बट जैसे मैंने कहा कि लंबे समय तक अगर से इनको चलना है तो कहीं ना कहीं इस कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी में मार्केट शेयर गेन करने की जरूरत अब एफएमसीजी कंपनीज को बनेगी, वरना ये मुझे लगता है एक बहुत ही साइडवेज और अंडर परफॉर्मेंस की कैटेगरी में काफी लंबे समय तक बने रह सकते हैं। वेज और अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक में नजर आ सकता है, ये नजरिया एफएमसीजी मेजर एचयूएल पर। लेकिन इस बीच बैंकिंग सेक्टर से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर फोकस करेंगे। याद रखें, निफ्टी बैंक में कल अंडर परफॉर्मेंस दिखा और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इसके पीछे की वजह थी। करीब 4.5% की गिरावट के साथ दिन के निचले स्तर पर बंद होता हुआ नजर आया। किरण जी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्या राय होगी इस स्टॉक पर? हाँ, उसमें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो रिसेंटली हमने जब चार्ट डिस्कस किया था तब काउंटर में एक अच्छा खासा बॉटम आउटिंग चार्ट था, लेकिन कल की जो गिरावट है वो वापस अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास चला गया है स्टॉक। एक जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट अभी डेली चार्ट के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है वो है उसकी 50 डेज और 20 डेज मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर। कहीं ना कहीं ये बुलिश क्रॉसओवर है, तो मेरे हिसाब से जिनके पास है उनको होल्ड रखना चाहिए। एक स्ट्रेच स्टॉप लॉस नीचे में 560 का मेंटेन कीजिए। अगर 560 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो चांसेस ऑफ रिकवरी इज वेरी हाई। लेकिन नई खरीदारी अगर किसी को करनी है तो वो 600 के ऊपर ही करे, तो नई खरीदारी के लिए वेट एंड वॉच करें। लेकिन जिनके पास है वो 560 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। तो करना है तो आपको 600 रुपए के ऊपर ही करना है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात हो रही है तो जरा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि नतीजे इसके भी कमज़ोर आए हैं और हालांकि एनआईआई यानी कि ब्याज से आय 3% बढ़ी है। मुनाफे में 63% की गिरावट आई है। जो अपडेट्स आए थे ना उसमें डिपॉजिट ग्रोथ के आंकड़े तो बहुत ही सॉलिड कंपनी ने दिए थे, लेकिन एसेट क्वालिटी में हम देख रहे हैं कि ग्रॉस एनपीए में थोड़ी थोड़ी सी गिरावट आ रही है। एक अच्छी चीज़ ये है कि बैंक ने यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए बोर्ड की मंजूरी इसको मिल गई है और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 52 हफ्ते के निचले स्तरों के आसपास आकर ये कारोबार कर रहा है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, आशीष जी जरा आपका व्यू चाहिए। क्या मान लीजिए आज कमजोर अगर ये शेयर खुलता है, लोअर लेवल पर अकोमुलेट करने की सोचें या फिर जिनके पास है वो एग्जिट कर लें? तो हम थोड़ा सा इस पूरे स्पेस से दूरी बनाए हुए हैं क्योंकि एसेट क्वालिटी के जो कंसर्न्स है वो काफी रहे हैं। दूसरा, एमएफआई के अंदर में आपने देखा है काफी पेन आया, जिसके चलते कुछ एनबीएफसी कंपनीज में भी बहुत बड़ी गिरावट देखने को नजर आई। दूसरा, हम देख रहे हैं कि जो हाउस होल्ड डेट लेवल है वो काफी जबरदस्त जंप हुए, बट उसके कंपैरिजन में उनकी इनकम में वो जंप नहीं आया, तो क्लियरली उसका भी इम्पैक्ट एसेट क्वालिटी में देखने को नजर आ रहा है। तो ये जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग है वो कहीं ना कहीं एक डेंट क्रिएट कर रही है। तीसरा जो कंसर्न है वो आने वाले समय में थोड़ा सा डिपॉजिट ग्रोथ को भी लेकर के बना हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे समय में जब एक अनसर्टेनिटी इस पूरे स्पेस में बनी हुई है तब आपको क्वालिटी बैंक्स के अंदर में रहना चाहिए जो एटलीस्ट किसी भी अनसर्टेनिटी के टाइम पे अपने आप को बेटर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या उनमें एक मार्केट लीडरशिप की कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से कोई भी खराब समय आता है तो उस पीरियड को वो झेल सकते हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि जो हमारा जो फोकस रहेगा वो कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गज पे रहेगा। पीएसयू में हमें लगता है एसबीआई के अंदर में पोजीशनिंग बनानी चाहिए क्योंकि वहां पर भी गिरावट आई और इस गिरावट को वहां यूज करना ज्यादा बेहतर होगा कि जब भी रिकवरी आएगी वो काफी स्ट्रांग रिकवरी होगी। और जो ये छोटे मजले बैंक है और खासतौर पे जिनका फोकस काफी एमएफआई साइड पे रहा हुआ है, वहां पर मुझे लगता है कि थोड़ा अभी भी हम कॉशियस रहेंगे, थोड़े से कॉशियस हैं फाइनेंशियल स्पेस में। एक और नतीजा है वो है कंजम्पशन स्पेस से। हालांकि एचयूएल के जो नंबर्स आए बहुत अच्छे रोजी पिक्चर तो पेंट नहीं किए थे। यूनाइटेड स्पिरिट्स के नतीजे हालांकि मजबूत आए हैं और रेवेन्यू में करीब 15% के आसपास का उछाल है। एबिडा की बात करें तो इसमें भी करीब करीब 17% के आसपास की ग्रोथ ही दिखी है। तो ये शेयर निश्चित तौर पर फोकस में रहेगा और हमने देखा था कि 1700 से गिर के ये शेयर 1400 रुपए के आसपास आया, वहां से सपोर्ट लेकर चलने की कोशिश कर रहा है। तो निश्चित तौर पर आप इस पर आज के सत्र में नजर जरूर रखिएगा। स्ट्रॉन्ग आपको मूव ये दे सकता है। लेकिन निप्पॉन लाइफ एएमसी, इसके नंबर्स भी स्ट्रांग आए हैं। जरा इस पर रिव्यू लेते हैं। किरण जी आप जरा बताइए, क्योंकि नंबर्स हर पैरामीटर पर सही दिख रहे हैं। शेयर कैसा लगता है आपको ये?
निप्पॉन लाइफ की अगर हम बात करें तो रिसेंटली हमने देखा था कि जिस तरह का एक अपस्विंग देखने को मिला, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग है। प्रॉफिट बुकिंग में स्टॉक ने अपने 200 डेज मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है, लेकिन एक दो दिन से हम सुन रहे हैं कि वापस जो एसआईपी मिनिमम 500 रुपीज है उसके नीचे 250 रुपीज तक भी जाने की प्रपोजल रखी है, और मोस्ट प्रोबेबली वहां पे कुछ अप्रूवल भी आए हैं। मुझे एग्जैक्ट न्यूज तो नहीं पता है, लेकिन 250 रुपीज के आसपास की अगर एसआईपी की मैंडेट आ जाती है तो देयर आर चांसेस कि वापस हम एसआईपी के अंदर एक ज्यादा इनफ्लो देख सकते हैं, और ये फंडामेंटल टेलविंड्स भी है सभी एएमसी कंपनीज के लिए। तो ये ध्यान रखिए। दूसरी चीज टेक्निकली जैसे हमने बताया कि 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ये स्टॉक हावर कर रहा है, कहीं ना कहीं अपने वीकली सपोर्ट के आसपास भी है। तो 650 620 के बीच में आप लॉन्ग कीजिए, 600 तक के नीचे में आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर नीचे में 600 रुपीज ब्रेक नहीं करता है तो चांसेस इज वेरी हाई कि आप वापस इसको 700 750 तक के लेवल जाते हुए देख सकते हो। तो डेफिनेटली निप्पॉन इंडिया के अंदर हमें बाय और डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए। निप्पॉन लाइफ को लेकर ये व्यू लिखना आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन के निचले हिस्से में कि बैंक ऑफ जापान, जो कि वहाँ का सेंट्रल बैंक है जापान का, पॉलिसी डिसीजंस आ जाने थे और दरों में 0.5% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है, और शायद ये 17 साल के हाईस पर पहुंच गए वहाँ पर ब्याज दरें। कल जो कोर सीपीआई के जो आंकड़े आए थे जापान के, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आए थे, 16 महीने की ऊंचाई पर आए हैं, 3% पर पहुंच गई हैं, और उसके बाद से इस बात के आसार थे कि बैंक ऑफ जापान अपनी दरों में बढ़ोतरी करेगा महंगाई को कंटेन करने के लिए। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपील कर रहे हैं कि दरें काटी जाएं, लेकिन बैंक ऑफ जापान से थोड़े से उलट ये एक डिसीजन आया है। लेकिन वहाँ की इकोनॉमी के लिहाज से बिल्कुल इस चीज़ के आसार भी थे, और वही आंकड़े आते हुए दिखे हैं। मानसी, क्या कहें ट्रंप के आदेश के बाद ही ये पहली बढ़ोतरी होती हुई, और इस तरह की काफ़ी सारे हो सकता है कि डेवलपमेंटल एडवांसमेंट्स या फिर ऑन द अदर साइड, ऑन द फ्लिप साइड एडवांसमेंट्स भी होते हुए नज़र आ सकते हैं। और हमें याद भी है, ये तो इनफैक्ट ट्रंप 2.0 है, लेकिन पहली बार भी जब उन्होंने पारी संभाली थी अभिषेक, इनफैक्ट हर सुबह यही रहता था कि पता नहीं आज कौन सा ट्वीट आ जाए और उससे कहां पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख जाए। सो ये सिलसिला जो है शुरू हो सकता है, लेकिन इस वक्त फिलहाल आप जो देख रहे हैं बैंक ऑफ जापान का दरों में 0.5% बढ़ोतरी का ये जो ऐलान है, इस पर किस तरह के सेंटिमेंट्स बनते हैं, इसका इम्पैक्ट ओवरऑल कैसा पड़ता है, ये तो वक्त ही बताएगा। एजेंसीज के हवाले से फिलहाल ये खबर आती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखें, बस चंद सेकंड्स में ही मार्केट के प्री ओपन टिक्स आपके स्क्रीन पर नजर आएंगे। शुरुआती एक्शन या कह सकते गिफ्ट निफ्टी की तरफ से मजबूती के साइंस जरूर देखने को मिल रहे हैं। प्री ओपन टिक्स में बाजार किस तरफ सेटल होता है, इस पर भी नजर रहेगी। कल ड्यूरिंग द सेशन सिंजीन इंटरनेशनल के नतीजे आते हुए देखने को मिले। आशीष, रेवेन्यूज में 11% की बढ़ोतरी, 944 करोड़ पर सिंजीन इंटरनेशनल के रेवेन्यूज पोस्ट होते दिखे। कल करीब 2-2.25% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करा था। मुनाफे में भी 18% का इजाफा। इस स्टॉक को अगर आप ट्रैक करते हैं, सिंजीन पर क्या राय होगी? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग जी। देखिए, तो जहाँ तक के पूरा जो सीडीएमओ स्पेस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो एक डेटा पॉइंट अगर से आपको दूं तो इंडियन सीआरडीएमओ जो बिजनेस है वो फाइनेंशियल ईयर 23 के मुकाबले हमें लगता है 2028 में 2 टाइम्स हो जाएगा, तो एक बड़ी ग्रोथ वहाँ देखने को नजर आएगी। सेकंड, हमें लगता है कि जो बायोटेक का बिजनेस है उसमें यूएस में सेकंड हाफ में एक अच्छी रिकवरी आएगी, उसका भी बेनिफिट सीडीएमओ प्लेयर्स को मिलेगा, जिसके चलते हमें लगता है कि इंडियन सीडीएमओ कंपनीज जो है वो कहीं ना कहीं 17 से 18% की ग्रोथ आने वाले समय में दिखा सकते हैं। और सिंजीन में भी हमें लगता है कि एक बहुत अच्छे नंबर्स भी पोस्ट किए और आने वाले समय में ग्रोथ ट्रेजेक्टरी भी काफी स्ट्रांग रहेगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि एक अंडर परफॉर्मर जरूर इस स्टॉक ने पिछले कई महीनों में दिखाया, बट अब हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म में स्टॉक अपना एक अच्छा बेस भी 800 रुपए पे बना रहा है, और धीरे धीरे मैं समझता हूँ ये स्टॉक 950 से 980 की ट्रेजेक्टरी दिखाता हुआ नजर आएगा। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा स्टॉक होगा जो पूरे फार्मा स्पेस में प्ले किया जा सकता है, कंसिडरिंग जिस तरह से सीडीएमओ स्पेस में एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को नजर आ रही है। अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। और प्री ओपन टिक्स में भी अगर आप देखेंगे, सिंजीन इंटरनेशनल कल भी नतीजों के साथ साथ स्टॉक में मूवमेंट होने पॉजिटिव साइड नजर आ रही थी, और इस वक्त भी प्री ओपन में हम देख रहे हैं करीब 1.5% की तेजी के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ सिंजीन इंटरनेशनल 859 के लेवल्स पर हमने देखा क्लोजेस का। लेकिन प्री ओपन टिक्स आपके स्क्रीन पर है 23,110। प्री ओपन में निफ्टी इस वक्त नजर आ रहा है 90 अंकों की कमजोरी के साइंस इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी पर भी नजर होनी चाहिए, क्योंकि कल के सत्र में जिस तरह का हमने देखा था बैंक निफ्टी में परफॉर्मेंस, या बैंक निफ्टी में जिस तरह की प्रॉफिट बुकिंग का फेज देखने को मिला था, आज शुरुआत कैसी होती है इस पर नजर हमें रखनी होगी। लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे 60 से 90 अंकों की कमजोरी के साइंस प्री ओपन टिक्स में इस वक्त। लेकिन
चलिए, हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गई हैं, विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, शिवांगी शाडा। शिवांगी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। बताइए, आज बाजार खुलने से पहले कहां पर फोकस है आपका? स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कहां देख रही हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी, थैंक यू। बाजार में वॉलेटिलिटी तो जरूर बनी हुई है, बट मेरी यहाँ पे फोकस कुछ ऑटो क्षेत्र के स्टॉक्स में है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी बहुत अब आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है एज कम्पेयर टू द ब्रॉडर मार्केट। और मेरा पसंदीदा काउंटर यहाँ पे रहेगा आयशा मोटर। इस स्टॉक में हमने देखा है कि अच्छे खासे लॉन्ग स्प्लिट अप ऐड हो रहे हैं। एक कल के सेशन में शॉर्ट कवरिंग मूव थी और उसके बाद फॉलो अप अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। अब एक जो प्रीवियस हर्डल था 5100 का, वो सरपास करते हुए दिखा है स्टॉक काफी कंफर्टेबली। और एक नेगेशन ट्रेड है तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल यहाँ पे बैठ रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढे 5300 के टारगेट्स के लिए और 5020 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो चलिए, शिवांगी की तरफ से ये बाजार पर एक टेक और साथ ही करेंसी की ओपनिंग पर भी एक नजर होनी चाहिए। लगातार कुछ सेशन से हम रुपए में मजबूती का दौर वापस लौटता हुआ देख रहे हैं और येट अगेन अगर आप देखें, रुपया 15 पैसे मजबूती के साथ खुलता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। 86 रुपए और 46 पैसे 8646 पर जहां क्लोज हुआ तो उसके मुकाबले 86 रुपए 31 पैसे पर रुपए की ओपनिंग इस वक्त 15 पैसे की मजबूती के साथ होती हुई। लेकिन जैसे कि हम आपको लगातार बजट से जुड़ी हर बारी की हर खबर दिखाते हैं, वैसी एक एक्सक्लूसिव खबर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर। बजट में इंफ्रा सेक्टर को लेकर खासकर रेलवे और हाईवे पर बड़ा फोकस हो सकता है। खासकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रेलवे के लिए बड़े ऐलान कर सकती हैं। बजट से जुड़ी एक और एक्सक्लूसिव खबर के साथ हमारे संवाददाता समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, बताइए। आगामी यूनियन बजट में सरकार का इंफ्रा सेक्टर पर विशेष फोकस रहने वाला है, खासकर रेलवे सेक्टर पे। सूत्र ये बता रहे हैं कि रेलवे सेक्टर का जो बजटीय आवंटन वित्त वर्ष 2025-26 का रहेगा वो 15 से 20% ज़्यादा रह सकता है पिछले साल की तुलना में, जो इस साल तकरीबन 2.8 लाख करोड़ रुपए के आसपास रह सकता है। और ये ज़्यादा बजटीय आवंटन का खर्च मुख्यतः 3 की एरियाज में किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है हाई स्पीड मोबिलिटी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वंदे भारत का रोल आउट किया जाएगा, उनको पटरी पर उतारा जाएगा। उसमें भी जो स्लीपर वेरिएंट वंदे भारत ट्रेन है उनके जरिए लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी को कम समय में और आरामदायक तरीके से यात्री पूरा कर पाए, तो ये स्लीपर वेरिएंट वंदे भारत ट्रेन की संख्या को बढ़ाने पर फोकस रहेगा। दूसरी बात यह है कि सरकार सेफ्टी पर फोकस कर रही है रेलवे में, इसलिए जो कवच सिस्टम है, एंटी कोलिजन सेफ्टी मैकेनिज्म, इसका जो नेटवर्क है इसको बढ़ाया जाएगा, यानी कि तकरीबन 5000 रेल नेटवर्क को, रेलवे लाइन को इसके कवच के दायरे में लाना, 10,000 लोकोमोटिव को 2 साल के भीतर कवच से उसमें इक्विप्ड करना, ये भी लक्ष्य रेलवे का है। इसके साथ ही साथ ये भी कोशिश की जाएगी कि जो रेलवे का टोटल नेटवर्क है इसमें भी इजाफा किया जाए। रेलवे लाइन की डबलिंग, ट्रिपलिंग, उस पर भी जबरदस्त खर्च किया जाएगा। इस सब के साथ ये भी सूत्रों से पता चल रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी बजट स्पीच में USBRL प्रोजेक्ट का, यानी कि जम्मू से श्रीनगर रेल कनेक्टिविटी स्थापित होने का जिक्र कर सकती हैं और जम्मू से श्रीनगर ट्रेन चलाने की बात वो कह सकती हैं, जो कि अपने आप में पूरे भारतीय रेलवे के लिए, भारत के लिए एक गौरवशाली पल होगा। तो ये एक प्रमुख यहाँ पर डेवलपमेंट रेलवे को लेकर के होता हुआ नजर आ रहा है और कोशिश सरकार की यही है कि रेलवे के विस्तार के जरिए लॉजिस्टिक कॉस्ट को भी देश में कम किया जा सके। ठीक है, तो रेलवे पर, हाईवे पर बड़ा फोकस होगा और निश्चित तौर पर रेलवे के मॉडर्नाइजेशन को लेकर काफी काम हुआ है। सेफ्टी को लेकर डिमांड होती रही है कि और उसको बेहतर बनाया जाए और इस बजट में भी फोकस निश्चित तौर पर बना रहेगा। हाल फिलहाल हमने देखा है कि तमाम रेल काउंटर्स लोअर लेवल से रिकवर करते हुए दिखाई दिए हैं ऊपरी स्तरों से हेवी प्रॉफिट टेकिंग के बाद। एक जरा राय चाहिए रेलवे काउंटर पर। शिवांगी, आप ही जरा बताइए, अगर 1-2 शेयर किसी को चुनने हो और अपना नजरिया मान लीजिए हफ्ते 10 दिन रखना हो, एटलीस्ट बजट या फिर बजट के 2-4 दिन, और आपका कंफर्ट कहां पर अलाउ कर रहा है? रेलवे स्टॉक्स की जो सीजनैलिटी वाइज अगर हम एनालिसिस करें तो ये क्वार्टर में काफी एक अच्छा मूवमेंट आता है बजट के चलते। IRCTC मेरे नजर पे है क्योंकि यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रही है, बट अगेन ये कंडीशनल ट्रेड रहेगा। यहाँ पे हमने देखा है कि 780 का एक हाई था, वो कल स्टॉक ने एक निकाला है।
बट अगेन इसका जो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो सरपास करना इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर 800 के ऊपर होल्ड करता है तो हम यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढे, और 830 850 तक के टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं, 2 टारगेट्स है, बट 800 के ऊपर होल्ड करे तभी 785 पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ये नजरिया IRFC पर, इसके अलावा कुछ और रेलवे स्टॉक्स पर भी हमने चर्चा की, लेकिन 9 बज चुके हैं और 9 के नवरत्न का समय हो चुका है। शरद अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद बताएं 9 के नवरत्न में आज कौन से स्टॉक्स होंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है डॉक्टर रेड्डीज पे नज़र रहेगी। यहाँ पे जो है कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं, और याद रखिए आपके जो US और इंडियन बिजनेस है यहाँ पे जो है डिक्लाइन देखने मिला है। और इम्पॉर्टेंटली एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो प्राइसिंग इरोशन है वहाँ पे भी जो है थोड़ी सी इम्पैक्ट पड़ी है। तो आगे जाते हुए की मॉनिटरेबल्स भी रहने वाला है कि कंपनी की क्या जो है फोकस रहती है, खास करके उनके नए लॉन्चेस को लेकर। एंड ऑफकोर्स जो सेलिंग एक्सपेंसेस है वो भी ज़्यादा था इस बार। इंडस टावर्स की बात करें तो तीसरे तिमाही की एबिटा जंप की है। याद रखिए डेट की भी रीपेमेंट भी बहुत देखने मिली है वोडाफोन आइडिया से, तो इसके कारण इनके नंबर्स में अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। यूनाइटेड स्पिरिट्स के तीसरे तिमाही के नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। प्रेस्टीज सेगमेंट में जो है 2 कारणवश जो है अच्छे मूवमेंट आई है। एक तो फेस्टिव सीजन आया है, और दूसरा जो है आंध्र प्रदेश से सेल्स बढ़ा है। निप्पॉन लाइफ तीसरे तिमाही के आंकड़े की बात करें स्टेबल कोर बिजनेस है, और आगे जाते हुए जो कमीशन चेंजेस आई है उसके कारण यील्ड्स में भी जो है एक पॉजिटिव नज़रिया रहेगा। ये है निप्पॉन लाइफ AMC का। तो ये हमारा चौथा स्टॉक रहेगा हमारे 9 के नवरत्न में। अब हम बात करते हैं रिलायंस की। यहाँ पे जो है ब्लूमबर्ग से रिपोर्ट आ रही है, रिलायंस ग्रुप जो है बड़ी डेटा सेंटर बना रही है 3 गीगावाट का, और इस पे जो है एनवीडिया AI के ज़रिए जो है इनकी प्रोसेसिंग होगी। और याद रखिए प्रोजेक्ट जो है लगभग 20 से लेकर $30 बिलियन का रहेगा, तो रिलायंस पे नज़र रखिएगा। थायरो केयर के तीसरे तिमाही के नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। ओवरऑल पैट में लगभग 29% का ग्रोथ भी देखने मिला है। साइंट कमज़ोर नतीजे आए हैं। कंपनी के अपनी जो गाइडेंस है FY25 का रेवेन्यू और मार्जिन दोनों में ही कट आया है। और इंटरेस्टिंगली जो उनके CEO हैं कार्तिकेयन, उन्होंने भी रेजिग्नेशन अपना दे दिया है। तो 3-4 बड़े नेगेटिव न्यूज़ फ्लो स्टॉक के लिए देखने मिल रहे हैं। और इसके अलावा ग्लैंड फार्मा, कैस्ट्रोल इंडिया पे भी नज़र रखिएगा, क्योंकि ये दोनों स्टॉक्स जो है वायदे बाजार ट्रेडिंग से जो है बाहर होने वाले हैं। 31 जनवरी जो है इनका लास्ट डेट रहेगा। और आखिरी स्टॉक हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज, यहाँ पे जो है नज़र रहेगी डिक्सन टेक की। इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आई है, यहाँ पे मेंटेन बाय रखा है, टारगेट प्राइस 19,000 रुपीज़ का रखा है। वो कह रहे हैं कि जो प्रेजेंट करेक्शन है वो एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए। और इन्वेस्टर्स ने जो ऑफकोर्स थोड़ी कंसर्न दिखाई उनके $3 बिलियन के कैपेक्स अनाउंसमेंट में फैब डिस्प्ले में, लेकिन ये बिजनेस खुद ही एक एबिटा यील्ड कर सकता है 2000 करोड़ का वित्त साल 2031 के आंकड़ों पे। तो एक अपग्रेड आ रही है डिक्सन टेक के लिए इन्वेस्टेक के जरिए। तो ये अहम स्टॉक्स है जिसके आप पे आज नजर होनी चाहिए। शरद शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये 9 स्टॉक्स जहां पर आज एक्शन दिखाई देगा, लेकिन इस बीच मेटल सेक्टर पर नजर डालेंगे। याद रखिए ट्रंप के आने के बाद डर था कि शायद टैरिफ्स बढ़ाए जाएंगे, लेकिन आज सुबह फिर एक बार अपडेट निकल कर आई है जहां पर उनकी कमेंट्री निकल कर आई है। उन्होंने बातचीत की चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ, और उनका मानना है कि अब शायद टैरिफ्स इतने ज्यादा चाइना के प्रोडक्ट्स पर लगाए नहीं जाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री, हर रोज अलग अलग टाइप की कमेंट्री निकल कर आ रही है, लेकिन आज पॉजिटिव खबर मेटल स्टॉक्स पर। शिवांगी, कोई मेटल सेक्टर से स्टॉक जहां पर आपको लगता है कि फ्रेश पोजीशंस लिए जा सकते हैं? जी, मेटल क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे हमने देखा है कि स्टॉक्स जो है काफी सिक्लिकल रहते हैं, और मार्केट्स के साथ इनका काफी मूवमेंट रहता है। अब हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत पुल बैक मूव जरूर है इन सारे ही स्टॉक्स में, बट ओवरऑल थोड़ा प्रेशर यहाँ पे अभी भी बना रहेगा। मेरी नजर फिर भी यहाँ पे JSW स्टील पे है, जो कि थोड़ी स्टेबल है एज कम्पेयर टू दी अदर नेम्स, और लगातार पिछले 9 दिनों से सपोर्ट्स हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। RSI एक कंफर्टेबल पोजीशंस पे है, तो यहाँ से एक मेजर डाउनसाइड नहीं है, बट अपसाइड में थोड़ी बहुत टाइम लगेगी, पेशेंस लगेगी। 970 के टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं 910 के एक सपोर्ट के साथ। ये नजरिया JSW स्टील पर और मेटल सेक्टर को लेकर खबर, जिसके चलते पूरे सेक्टर पर आज हमारा फोकस रहेगा। लेकिन 2 और स्टॉक्स जिसे वायदा बाजार की ट्रेडिंग से निकाल दिया गया है, 31 जनवरी से ये बदलाव किए जाएंगे, ग्लैंड फार्मा और कैस्ट्रॉल इंडिया। किरण जी, क्या राय होगी इन दोनों ही स्टॉक्स पर?
कैस्ट्रॉल की अगर हम बात करें तो ओवरऑल एक वीकली चार्ट के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। उसके बाद स्टॉक में वापस उसी प्रकार से फ्यूरियस करेक्शन भी आया। एज ऑफ नाउ डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और जैसे हमने जिक्र किया वीकली चार्ट के ऊपर, तो वीकली चार्ट के ऊपर जो उसका ब्रेकआउट लेवल था वो 180 190 के आसपास था। उसी के आसपास स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक नेगेटिव पैटर्न वीकली चार्ट पे भी है, जो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। सो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जिनके पास है उनको 170 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रख के होल्ड रखना चाहिए। नई खरीदारी के लिए डेफिनेटली यहाँ पे अवॉइड की सलाह रहेगी। तो कैस्ट्रॉल में नई खरीदारी के लिए अवॉइड, जिनके पास है वो 170 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रख सकते हैं। ग्लैंड फार्मा की अगर हम बात करें तो ग्लैंड फार्मा में भी वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है। सिमिलर में डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो सेम पैटर्न हमें देखने को मिल रही। तो यहाँ पे भी नई खरीदारी तो नहीं रहेगी सजेस्टेबल। जिनके पास भी है वो 1600 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रख सकते हैं। तो दोनों स्टॉक में नई खरीदारी के लिए सलाह नहीं रहेगी। जो गिवन स्टॉप लॉस है उनके साथ आप होल्ड रख सकते हैं। ठीक है, नई खरीदारी नहीं करनी है, 178 के स्टॉप लॉस के साथ आप कैस्ट्रॉल को होल्ड कर सकते हैं। ये व्यू हो गया। किरण जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी बहुत ही बेशकीमती राय हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। एक और मेहमान को जोड़ लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं रचित खंडेलवाल। रचित जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप बताइए आपके स्टॉक्स कौन से होंगे आज के लिए, उसके बाद हम एक एक करके बाकी शेयरों पर आए लेंगे आपसे। सर नमस्कार, आप सभी को, दर्शकों को भी, को पैनलिस्ट को भी। टाइम रनिंग आउट है, इसलिए पहले जल्दी सारे काम कर लेता हूँ। हैप्पी रिपब्लिक डे। और स्टॉक्स की हम बात कर लेते हैं। IRCTC पहली ट्रेडिंग कॉल होगी और 779 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बना सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर खुल रहा है, 824 का टारगेट होगा ट्रेडिंग बेट के हिसाब से। दूसरा है मजगांव डॉक, 2230 का स्टॉप लॉस होगा और 2440 का टारगेट होगा। तो ये दो ट्रेडिंग बेट्स हैं जो आज हमारी तरफ से हैं। ठीक है, रचित जी के रडार पर ये दो शेयर हैं। डिफेंस थीम निश्चित तौर पर फोकस में रहेगी, रहनी भी चाहिए। आज एक और थीम आपको फोकस में रखनी चाहिए और वो है OMCs की, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की। कच्चा तेल 2 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गया है, $82 से गिरते गिरते $78 के नीचे के भाव हैं। और ट्रंप जो कुछ कोशिशें कर रहे हैं, या फिर ये कहें कि जो कुछ बयान दे रहे हैं, निश्चित तौर पर वो इन कंपनीज के फेवर में जा रहा है। उनका कहना है कि दाम घटाने चाहिए, अमेरिका में वो आउटपुट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कि उनकी पॉलिसीज का कितना असर होता है और कितने प्राइसेस और नीचे आते हैं क्रूड के यहाँ से, और निश्चित तौर पर इन कंपनीज के लिए फायदेमंद चीज़ होगी। फिलहाल रचित जी के जो भी लेवल्स हैं आपकी स्क्रीन पर है, IRCTC और मजगांव डॉक, ये दो शेयर उन्होंने बताए हैं। IRCTC के टारगेट 824 रुपये के और मजगांव डॉक के टारगेट जो है 2440 रुपये का आपको लगा के चलना है। बाजार खुलने में 1 मिनट के आसपास समय रह गया, लेकिन चिंता की चीज़ यह है कि देखिए गिफ्ट निफ्टी कहाँ ऊपर खुलने के संकेत दे रहा था, लेकिन जो लेवल्स जो सेटल हुए हैं वो हुए हैं करीब 21-22 अंक नीचे निफ्टी के। थोड़ी सी निराशा जरूर है, मतलब गैप के साथ ओपन होते थोड़ा माहौल अच्छा रहता, थोड़ा सा एक्साइटमेंट और बिल्ड होता। निफ्टी बैंक में भी हम देख रहे हैं कि सुस्ती के साथ ही खुलने का संकेत दे रहा है, 42-43 अंक नीचे। हालांकि गिरावट दोनों ही के दोनों इंडेक्स में 0.1% से भी कम शुरुआत होने जा रही है। लेकिन डॉक्टर रेड्डीज आज का ये मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, नतीजे इसके कमजोर आए हैं और फ्रंटलाइन के जो फार्मा इंडेक्स हैं, फार्मा शेयर्स हैं, उनमें ये शेयर सबसे ज्यादा गिरावट का शिकार हुआ। अगर आप पिछला 1 महीने का ट्रेंड देखेंगे तो आज 4-4.5% के आसपास की गिरावट पर शुरुआत हो सकती है। अल्ट्राटेक कल का स्टार शेयर आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग का शिकार होता हुआ दिख रहा है, ओपनिंग टेक्स जो फ्रीज हुए हैं उसके हिसाब से। इसके अलावा TCS में 1% के आसपास की कमजोरी पर शुरुआत हो सकती है, लेकिन BPCL में 1% की बढ़त पर शुरुआत होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। चलिए, ओपनिंग टिक्स आ गई हैं आपके स्क्रीन पर। शुरुआत पॉजिटिव नोट पर हुई है, निफ्टी हल्की तेजी 10 अंकों के आसपास की। निफ्टी बैंक की बात करें 38 अंकों की गिरावट थोड़ी सी बढ़ती हुई 68-70 अंकों के आसपास की गिरावट निफ्टी बैंक में हो गई है। एक चीज आज अच्छी है और वो है शुरुआत में जो एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है, आप NSE पर देखिए 1250 शेयर मजबूती के साथ शुरुआत किए हैं और 550 शेयरों में आसपास की कमजोरी है। हालांकि एक जो टेंशन वाली भी चीज आपको बता देते हैं वो है इंडिया विक्स का बढ़ना। फिर से 17 के आसपास का आप इंडिया विक्स देख रहे हैं, 1% के आसपास की मजबूती पर इंडिया विक्स आपको दिखेगा। लेकिन जहां पर स्ट्रेंथ आ रही है निफ्टी में, उनकी बातचीत करते हैं। निफ्टी की जो बढ़त हो गई है वो हो गई है 15 अंकों के आसपास की, हल्की सी ही तेजी है, लेकिन BPCL की शुरुआत अच्छी हुई है। एनर्जी बास्केट की बात करें तो NTPC कोल इंडिया 1% के आसपास की बढ़त पर शुरुआत यहां पर हुई है। पावर ग्रिड में करीब 0.5% के आसपास की मजबूती है और मेटल स्टॉक्स में थोड़ी सी मेटल माइनिंग में हम थोड़ी तेजी देख रहे हैं। आप देखिए JSW
JSW स्टील हो गया या फिर कोल इंडिया हो गया, यहाँ पर और टाटा स्टील आधे % के गेंस हैं। लेकिन BPCL बढ़िया स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं, 2% के आसपास की तेजी है। और BPCL के साथ साथ जो बाकी जो OMC वाले जो शेयर हैं, IOC या HPCL, उसमें भी तगड़ी स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं। एक शेयर जहां पर हम कल अच्छी तेजी देख रहे थे, आज जो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है वो है इंटरग्लोब एविएशन का, और इनको क्रूड में गिरावट का भी फायदा निश्चित तौर पर मिल रहा होगा। 2% की मजबूती इस शेयर में हम देख रहे हैं। लेकिन साइंट कल हमने 2% के आसपास की तेजी देखी थी, डे हाई से शेयर नीचे आया था, नतीजे कमजोर आ गए बाजार बंद होने के बाद, और आज ये फिलहाल आपको 10% के लोअर सर्किट पर फिलहाल शुरुआत में दिखेगा। थोड़ी देर में सर्किट खुलेगा, शायद गिरावट थोड़ी सी और इसमें बढ़ती हुई दिख सकती है। लेकिन मिड कैप IT में आप एम्फेसिस को देखिए, वहां पर भी गिरावट है 5% के आसपास की। इसके अलावा फर्स्ट सोर्स में 2.5% के आसपास की गिरावट आपको दिखेगी। लेकिन डॉक्टर रेड्डीज 5-5.5% के आसपास की कमजोरी हो गई है, और डॉक्टर रेड्डीज के चलते फार्मा में थोड़ा सा माहौल नेगेटिव होता हुआ आपको दिखेगा। कैडिला हो गया या फिर जायडस हो गया, 1.5 से 2% के आसपास की गिरावट पर ये शेयर कारोबार कर रहे हैं। तो अगर आप फार्मा, हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक को अगर छोड़ दें तो कोई मेजर कोई टेंशन नहीं है। निफ्टी थोड़े से स्ट्रेंथ को गेन करते हुए आपको इसके चलते दिखेगा। 50 अंकों के आसपास की तेजी आपको इस वक्त निफ्टी पर दिखेगी। कुछ बड़े शेयरों की जरा सेहत चेक करते हैं। रिलायंस शुरुआत अच्छी हुई है, आधे % के आसपास के गेंस के साथ 1270 रुपए के आपको भाव दिखेंगे। HDFC बैंक की नरम शुरुआत हुई है, 0.25% के आसपास की नरमी है। लेकिन बैंकिंग में अगर आप ICICI बैंक को देखेंगे, आज हम देख रहे हैं कि 1200 रुपए के ऊपर जाकर ये शेयर कारोबार कर रहा है। आधे % के आसपास की मजबूती यहां पर आपको दिख रही होगी। एक बार आप काम करिए, जरा हीट मैप लेकर आइए, उसके बाद फटाफट करके हम अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी ओपनिंग ट्रेड्स आज के लिए कौन से बन रहे हैं। तो ये हीट मैप आपको निफ्टी में ज्यादातर शेयर फिलहाल मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखेंगे। एनर्जी पैक आज गर्म दिखेगा, लेकिन फार्मा में, हॉस्पिटल में थोड़ी सी आपको सुस्ती दिखेगी। फार्मा शेयरों की तस्वीर आप देखिए, ज्यादातर शेयर कमजोर आपको दिखेंगे। सनोफी को छोड़ के देखिए, सारे के सारे बास्केट में आज नरमी है, और डॉक्टर रेड्डीज के चलते गिरावट ज्यादा है। निफ्टी बैंक की बात करें, उसमें ज्यादातर शेयर मजबूत हैं, लेकिन PNB, HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक में आज हल्की सी नरमी पर शुरुआत हुई है। और IT का खेमा आज आपको गर्म दिखेगा। कुछ स्टॉक्स में एक्सीडेंट जरूर है, जैसे कि साइंट नतीजों का असर है, अदरवाइज माहौल वहां से ठीक दिख रहा है आज के लिए। रियल एस्टेट कमजोरी का शिकार हुए हाल फिलहाल शेयर, लोअर लेवल पर थोड़ी सी स्ट्रेंथ लौट रही है। ब्रिगेड, शोभा में 2% से ज्यादा की तेजी है, यानी कि मिड कैप में माहौल अच्छा है। दिग्गजों में उतनी बड़ी कोई बाइंग ऐसी नहीं है, और FMCG में देख रहे हैं कि मोमेंटम कोई खास नहीं है, ठीक ठाक हम कह सकते हैं, वहां से कोई निराशा वाले ट्रेंड नहीं है। तो एडवांस डिक्लाइन थोड़ी सी और इंप्रूव हुई है, 1400 शेयर मजबूत है, और 650 शेयरों में कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी बैंक भी हरे निशान में आकर अब 80 अंक ऊपर है, और निफ्टी की जो तेजी है थोड़ी सी और बढ़ गई है, 70 अंकों के आसपास की तेजी। फटाफट देर नहीं करेंगे, चलेंगे एक्सपर्ट्स के पास और उनसे लेंगे ओपनिंग ट्रेड्स। फ्लैट लेवल्स पर बाजार की शुरुआत होती हुई सदी हुई शुरुआत, वैसे कहेंगे बैंक निफ्टी येट अनदर डे जबकि लाल निशान के साथ खुला, लेकिन निफ्टी में देखें 23,273 के लेवल्स पर शुरुआती तेजी जरूर देखने को मिल रही है। ये तेजी जो है आगे बढ़ती है, एस्केलेट होती है नहीं, इस पर जरूर फोकस करना होगा। इस वक्त करीब 60 अंकों की मजबूती देखने को मिलेगी। निफ्टी फार्मा इंडेक्स जो है इसमें बिकवाली का दबाव है, एक्सेप्ट निफ्टी फार्मा, यानी कि एक्सेप्ट फार्मा सेक्टर, हर सेक्टर हर पॉकेट में मजबूती के साइंस आपको जरूर नजर आएंगे। और टॉप सेक्टोरल गेनर आज का जो है, या सेक्टर ऑफ द डे आज का जो है, एनर्जी सेक्टर है। निफ्टी एनर्जी स्पेस को देखिए, करीब 1% तक की तेजी पॉइंट वाइज अगर देखेंगे 300 अंकों की मजबूती निफ्टी एनर्जी इंडेक्स में देखने को मिल रही है। और निफ्टी में भी इनफैक्ट शुरुआती जो दौर था वहां से कुछ ही मिनटों में रिकवरी 100 पॉइंट्स की जरूर देखने को मिली। बैंक निफ्टी भी हरे निशान में तब्दील होता हुआ देखने को मिला। एक बार फिर से बैंक निफ्टी को रिविजिट करके देख लेते हैं, उसके बाद देखिए 48,693 के लेवल्स, करीब 100 अंकों की मजबूती, बैंक निफ्टी अपने आप को संभालने की कोशिश। और इस कोशिश में कौन से मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं? ICICI बैंक, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, रिलायंस, NTPC, ये सारे के सारे स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है। ऑन दी फ्लिप साइड फार्मा स्पेस आज बैक सीट पर बैठा हुआ, सन फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल, सिप्ला फार्मा
हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक की तबीयत जो है आज खराब है। एचडीएफसी बैंक और साथ ही कोटक बैंक में भी बिकवाली का दबाव इस वक्त नजर आ रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की अगर बात करें, श्रीराम फाइनेंस नतीजे आने वाले नतीजों से ठीक पहले एक मूवमेंट जरूर देखने को मिली है। इंडस टावर स्ट्रॉन्ग रिजल्ट का इंपैक्ट, श्रीराम फाइनेंस में करीब 2% की तेजी, इंडस टावर मजबूत नतीजे, उसका एक इंपैक्ट। और साथ ही अगर आप देखेंगे कच्चे तेल की चाल में जो सेंटिमेंट, आज सुबह हमने इसे डिस्कस भी किया था, इसके चलते ऑयल मार्केटिंग, ऑयल एंड गैस, ऑयल रिफाइनिंग काउंटर्स पर बिल्कुल नजर होनी चाहिए। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, ये सारे स्टॉक्स में हरे निशान के साथ कामकाज आप देखेंगे। चलिए, बाजार की शुरुआत हो चुकी है और इस शुरुआत को हमारे एक्सपर्ट्स कैसे देख रहे हैं, ओपनिंग ट्रेड्स, उनसे अब जान लेते हैं। रचित, शुरुआत आपसे करेंगे। गुड मॉर्निंग। मौके तो दे रहा है बाजार और येट अनदर सेशन, जबकि हम देख रहे हैं निफ्टी हरे निशान के साथ और तेजी कायम रखने की पूरी कोशिश में। क्या कहेंगे आप, कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? गुड मॉर्निंग। आप जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मार्केट संभलने की कोशिश कर रहा है और पूरा वीक जो गया मार्केट ने जिस तरीके से 23,000 को प्रोटेक्ट किया है, कहीं ना कहीं ये जरूर दिखा रहा है कि एफआईआई थोड़े से रिलक्टेंट हो रहे हैं अराउंड 23,000 पे एग्रेसिव सेलिंग करने के लिए। हम आज की ट्रेडिंग बैट अगर देखें, मार्केट ओपनिंग के बाद जिस तरीके से बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रही है और कहीं ना कहीं आपने भी उसका एक पूरा लेखा जोखा दिया है। आईसीआईसीआई बैंक एक बहुत सेफ बेट लग रहा है इन वॉलेटाइल मार्केट्स में। एक अच्छा स्टॉक लग रहा है, अपने हाई से बहुत ज्यादा बीटन डाउन है। बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट करती है तो आप इसमें एक ट्रेडिंग बेट ले सकते हैं। 1198 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें पोजीशन बनाएं और आज के लिए अराउंड 1222 और 1224, मतलब 1222 का आप लेवल इसमें जरूर देख सकते हैं। अगर मार्केट सपोर्ट में रहता है तो ये आपके लिए अच्छा काम कर सकता है। आईसीआईसीआई बैंक है रचित के रेडार पर और उनकी स्ट्रैटेजी नोट डाउन जरूर कीजिए। इंपॉर्टेंट लेवल्स इस बाजार में 1222 के टारगेट्स को एंटिसिपेट करके चल रहे 1208 के स्तरों पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ। शिवांगी, आप बताइए आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स बाजार पर कहाँ है आपकी नजर? ऑटो स्पेस में मारुति, ये स्टॉक जो है वीकली बेसिस पे काफी एक अच्छा कंफर्टेबल बेस बनाया है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार 3 सेशन से लॉन्ग्स ऐड होते हुए दिख रहे हैं। कंसोलिडेशन मोड में है हायर जोन्स पे बैंड के, तो ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे एक अच्छी अपमूव के लिए तैयारी कर रहा है ये स्टॉक। तो 12,500 के टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी करें 11,800 के एक स्टॉप लॉस के साथ। शिवांगी, इट्स एक्चुअली अ वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन। और कल ही खबर भी आई थी एक्सचेंजेस पे ड्यूरिंग द क्लोजिंग आज 2:30 से 3:30 बजे के बीच मारुति सुजुकी 1 फरवरी से अपने प्रोडक्ट्स, अपनी गाड़ियों के दाम जो है वो बढ़ाने वाला है। और इसके साथ साथ कल ऑटो पर जेफरीज की भी एक पॉजिटिव रिपोर्ट थी। उनका ये कहना है कि 2 व्हीलर और ट्रैक्टर के साथ पॉजिटिव आउटलुक है। M&M, आइशर मोटर्स, टीवीएस मोटर्स इनकी प्रेफर्ड पिक्स में शामिल रहे। महिंद्रा का पैसेंजर व्हीकल मार्केट शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर और साथ ही महिंद्रा के ट्रैक्टर और एलसीवी सेगमेंट की भी ग्रोथ बढ़ी है। टीवीएस का 2 व्हीलर मार्केट शेयर 18 साल की ऊंचाई पर। ओवरऑल मारुति सुजुकी मेजर प्लेयर ऑटो एंसिलरी पर बिल्कुल नजर होनी चाहिए। लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर एक राय जरूर ले लेते हैं और रचित, कच्चे तेल की चाल को जिस तरह से हम देख रहे हैं, एचपीसीएल, बीपीसीएल के काउंटर्स पर नजर होनी चाहिए और रिफाइनिंग काउंटर्स पर भी एक फोकस होना चाहिए, क्योंकि कच्चा तेल जो है 2 हफ्ते के निचले स्तर पर ट्रेड करता है। ब्रेंट क्रूड $78 के नीचे फिसल चुका है। 5% की तेजी एचपीसीएल में नजर आ रही है। आईओसी और बीपीसीएल में भी हरे निशान के साथ कामकाज। एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो को भी एक बार देखेंगे। कैसे देख रहे हैं स्पेस को आप? देखिए, आप ही के चैनल के माध्यम से इस वीक के बिगनिंग में भी हमने बात कही थी कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से एग्रेसिव हो रहे हैं और एक नया उन्होंने अपना शगुफा भी छोड़ा है, ड्रिल बेबी ड्रिल, कहीं ना कहीं, और ओपेक पे भी अब वो अपनी एक पकड़ थोड़ी सी तगड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो आपका क्रूड बहुत टाइम से यहाँ होवर कर रहा था, अब कूल ऑफ करने के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो रहा है और वो डेफिनेटली इनके मार्जिन सपोर्ट बहुत अच्छे कर देगा। तो इन सब चीजों को देख के लगता है कि बिल्कुल आप अभी इस पर्टिकुलर स्पेस में अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की पोजीशन बिल्कुल बरकरार रखें। अभी यहाँ से एक डिसेंट अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। डिसेंट अपसाइड बिल्कुल एंटिसिपेटेड है और
कई सारे फैक्टर्स हैं, ग्लोबल कनेक्टिंग फैक्टर्स भी हैं, जिसके चलते स्पेस को वॉच आउट जरूर करना चाहिए। डिक्सन टेक्नोलॉजीज को एक बार पुल अप करते हैं। मजबूती के साइंस यहाँ पर करीब 1% की तेजी, लेकिन चार्ट्स पर शार्प अपसर्ज इस वक्त नजर आ रहा है 15,600। शिवांगी, जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं उनके लिए क्या राय रहेगी, क्योंकि पिछले एक महीने में हमने कोई खास बढ़त का ट्रेंड तो नहीं देखा है, लेकिन ऑल इन ऑल स्टॉक में मोमेंटम तो कायम है। आज के सत्र में हरे निशान के साथ कामकाज देख रहा है में वापस अब बुल्स नजर आ रहे हैं देखने को। एंड कल के सेशन में भी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिली थी। 5.5% शॉर्ट साइड में ओपन इंटरेस्ट शेड हुआ था। तो ऐसी बात नहीं है कि वीकनेस में कंटिन्यू होगी, थोड़ी बहुत पुल बैक मूव जरूर देखने को मिलेगी। जिनकी पोजीशंस यहाँ है वो एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की राय मैं दूंगी। और जो सपोर्ट है वो 15,200 का एक काफी अहम लेवल है जो एक्ट करेगा, और ऊपर के लेवल्स पे 16,000 तक के लेवल्स हमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पोजीशंस है तो 16,000 तक के लेवल्स ऑन दी अपसाइड एक्सपेक्ट जरूर किए जा सकते हैं। मोमेंटम फिलहाल बिल्टअप होता हुआ स्लो एंड इवेंचुअली नजर आ रहा है, लेकिन इंडस टावर शुरुआती तेजी के बाद गेंस फ्रिजल आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। तेजी जो है नतीजों के दम पर रही। कंपनी के मुनाफे में 160% का उछाल देखने को मिला। इसके अलावा ईवी चार्जिंग इंफ्रा कारोबार में भी उतरने की कंपनी की जो तैयारी, बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स, इसके चलते हमने देखा पॉजिटिव सेट और उसका एक इम्पैक्ट बाजार खुलने के साथ साथ दिखा। और उसके साथ साथ यूनाइटेड स्पिरिट्स पर भी नजर होनी चाहिए। 15% की बढ़त इनके आय में और मार्जिन्स में भी सुधार देखने को मिला। इंडस टावर, यूनाइटेड स्पिरिट्स, रचित, वैसे गेंस दिखाने के बाद गेंस फ्रिजल आउट भी हो चुके हैं, क्या कहेंगे आप? इंडस टावर रिजल्ट्स अच्छे थे और जो भी आप न्यूज कवरेज भी दे रहे थे वो भी इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। बट हमें ये चीज भी देखनी होगी कि अभी इसमें रनअप बहुत अच्छा देखने को मिला है और एक न्यूज के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग है। नथिंग वरीसम दैट आई सी इन दिस काउंटर एज ऑफ नाउ। अगर आपके पास पोजीशन है तो होल्ड करें। अगर आप नई पोजीशन आफ्टर द रिजल्ट्स या न्यूज क्रिएट करना चाह रहे हैं तो अराउंड 352 348 लेवल्स पे मिले तो पोजीशन क्रिएट करें। अगर आपके पास है तो होल्ड करें। ये अच्छा दमखम रखता है अच्छे अपसाइड के लिए। वांगी, एक क्विक व्यू आपका कोल इंडिया पर जानना चाहेंगे। बाइंग इन इनिशियल ट्रेड इस वक्त नजर आ रहा है हरे निशान के साथ स्टॉक में 1% की तेजी और 389 390 के लेवल्स के आसपास कोल इंडिया में इस वक्त कामकाज। हाँ जी, कोल इंडिया की अगर हम बात करें, यहाँ पे 5 महीनों से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है और ये करेक्टिव फेज से गुजरा है ये स्टॉक। ये एक सपोर्ट जरूर लेते हुए दिख रहा है 360 के आसपास, पर ये इम्पोर्टेंट है कितना कि ये होल्ड करते हुए दिखे। मेरी यहाँ कन्विक्शन रहेगी अगर स्टॉक जो है 400 के ऊपर होल्ड करते हुए नजर आए, जो कि एक इसका रीसेंट मंथली हाई भी है, तो यहाँ पे 400 के ऊपर होल्ड करने पे ही यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ नजर आएगी और फिर हम इसको 420 तक के लेवल्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। बट अपसाइड थोड़ा कैप्ड नजर आ रहा है और जो सपोर्ट के तौर पे हम 390 के लेवल्स को ध्यान रखें तो यहाँ पे 390 400 के ऊपर अगर होल्ड करता है तभी हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है। एनटीपीसी और साथ ही एनटीपीसी ग्रीन दोनों ही स्टॉक्स हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहे। एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर एनटीपीसी तो रहता ही है। मजबूत रिटर्न्स के टारगेट्स भी मिलते रहे हैं आए दिन। ऑलमोस्ट 1% के मूव और एनटीपीसी ग्रीन में करीब 2% की तेजी। रचित, वैसे एनटीपीसी ग्रीन को लेकर डेटा स्टैटिस्टिक स्ट्रक्चर कम हो सकते हैं, लेकिन दोनों स्टॉक्स पर अगर आपका कोई आउटलुक बन रहा है? देखिए, जिस तरीके से एनर्जी पावर पे फोकस है गवर्नमेंट का और हम देख रहे हैं कि पावर सेक्टर स्टॉक्स आर परफॉर्मिंग अकॉर्डिंगली, आप दोनों में ही अपनी पोजीशन होल्ड करके रखें। और मैं समझता हूं एनटीपीसी ग्रीन अभी मूव नहीं किया है, बट इन टाइम टू कम इसका जो बीटा मूवमेंट है वो आपको एनटीपीसी से बेटर होता हुआ दिख सकता है। तो अगर दोनों में से आप एक सेलेक्ट करने के लिए बोलेंगे तो आई वुड गो फॉर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एज माय प्रेफर्ड ट्रेडिंग बेट। एनटीपीसी ग्रीन पर कन्विक्शन ज्यादा है रचित जी का। बाजार में ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर देख रहे हैं। निफ्टी बैंक जो कि अभी थोड़ी देर पहले आप 100 अंक ऊपर देख रहे थे, अब ये लाल निशान में है। 14-15 अंकों के आसपास की गिरावट है और निफ्टी की जो स्ट्रेंथ हम देख रहे थे कि 70-80 अंकों के आसपास की तेजी वहां पर भी हो गई थी। अब ये जो गेंस रह गए हैं सिर्फ 40 अंकों के आसपास के रह गए हैं। आज एनर्जी
और इसके अलावा चुनिंदा सीमेंट, स्टील, ये कुछ सेगमेंट्स हैं जो बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन फार्मा शेयरों में कमजोरी है और बैंकिंग से भी कोई खास सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। मैं बहुत निराश हूं एचडीएफसी बैंक से, क्योंकि उम्मीद ये थी कि नंबर्स उसके ठीक ठाक आए थे, ब्रोकरेजेस का कन्वेक्शन था, तमाम ब्रोकरेजेस ने 2000 रुपए के ऊपर के टारगेट दिए थे। लेकिन शेयर देखिए, मतलब परसों नंबर्स आए तो शेयर चला था इंट्राडे में, कल वैसे लैकलस्टर परफॉर्मेंस, आज फिर से सुस्ती का दौर हम देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक के शेयर में। लेकिन एक शेयर जहां पर क्रूड वाला थोड़ा इंपैक्ट भी है वो चल रहा है इंटरग्लोब एविएशन का। शिवांगी जी, आप जरा व्यू दीजिए। इंटरग्लोब एविएशन क्या यहां से भी तेजी की पोजीशन बना सकते हैं क्या? इंडिगो की चार्ट स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो एक अच्छी पुल बैक मूव देखने को मिल रही है पिछले 2 दिनों से, और स्टॉक जो है वो पूरी कंफर्टेबल है 4200 के ऊपर। तो ये एक अहम लेवल रहेगा यहाँ पे। फ्रेश बाइंग की सलाह यहाँ पे हम कर सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। ओवरऑल ऑयल प्राइसेस के जो इम्पैक्ट है वो इस स्टॉक में काफी बनते हुए दिखेंगे, तो 4400 तक के टारगेट्स हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट। एंड 4200 का मेरा यहाँ मानना है कि एक छोटा स्टॉप लॉस जो है वो हम मेंटेन करें, क्योंकि स्विंग्स काफी रहते हैं स्टॉक में, इसलिए छोटे स्टॉप लॉस के साथ कामकाज करें। 4200 का स्टॉप लॉस होगा, 4400 रुपए तक के टारगेट्स होंगे इंटरग्लोब एविएशन के। देखिए साइंट में सर्किट ओपन हुआ, जो 10% की गिरावट थी अब वो बढ़ के हो गई है 15% की, फिर से सर्किट पर है थोड़ा सा। थोड़ी देर के लिए ऐसे ही फ्रीज रहेंगे भाव, फिर जब सर्किट खुलेगा देखते हैं कि क्या गिरावट और बढ़ती है या फिर लोअर लेवल से थोड़ी सी स्ट्रेंथ आती है। लेकिन 15% की तेज गिरावट, थोड़ी देर में हम आपके लिए साइंट पर एक रिसर्च भी सामने रखेंगे कि इतनी गिरावट आज साइंट के शेयर में क्यों है, ब्रोकरेजेस क्या मान के चल रहे हैं, किन चीजों को लेकर निराशा पैदा हो रही है बाजार में। लेकिन एक और शेयर पर नजर डालेंगे और वो है कैम्स का। रची जी, कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, हाल फिलहाल एफएनओ का पार्ट भी शेयर बना है ये। आज शुरुआत अच्छी हुई है और कल भी गेंस थे इसमें थोड़े से। कैम्स कैसा लग रहा है आपको चार्ट पर? सर देखिए, कैम्स मेरे बहुत ही पसंदीदा स्टॉक्स में से एक है। और अभी आप देखें, सेबी ने एक नया लोअर टिकट साइज का भी जो एसआईपी है उसको इंड्यूस करने की बात चालू करी है। इससे हम कहीं ना कहीं इनके जो अकाउंट्स हैं उनमें भी नंबर इंक्रीज करते हुए देखेंगे। तो बहुत ही उम्दा स्टॉक है, बहुत उम्दा लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। और अगर आपकी पोजीशन है, आप इसको होल्ड करें और ये आपको अच्छे मल्टी बैगर रिटर्न देने का दमखम रखता है। बहुत ही अच्छा स्टॉक है। ठीक है, बढ़िया स्टॉक है, मल्टी बैगर रिटर्न देने का दमखम रखता है। कैम्स को आप उस लिहाज से भी कंसीडर कर सकते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज नतीजों के बाद तेज हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी, लोअर लेवल पर हम फिर से देख रहे हैं कि थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है। कल हमने 2-2.5% के आसपास की तेजी दिखी है। आज शुरुआत इसकी ठीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं, फिर भी 100 रुपए ऊपर है। मतलब डिक्सन जैसा शेयर 0.7% चले तो 100 रुपए चढ़ जाता है। 15,570 के लेवल से। शिवांगी, इसके चार्ट कैसे लग रहे हैं आपको? शिवांगी, अनम्यूट कीजिए फिर जवाब दीजिए। शिवांगी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए किसी और शेयर पर व्यू लेते हैं। पावर और एनर्जी स्पेस में ही मौके दिख रहे हैं और एक शेयर जो मुझे मतलब एक तो सरकारी कंपनी है, ये पावर ग्रिड, डिविडेंड अच्छा देती है, स्टेबल काउंटर है, तो पोर्टफोलियो के लिहाज से भी पसंद है और आजकल ये थोड़ा सा फ्लेवर में भी है ये थीम। ये पावर ग्रिड को लेकर रचे जी, आपका व्यू क्या है? कैसा लग रहा है आपको शेयर इस लेवल पर? ये देखिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। थोड़ा कुछ टाइम से ही इसमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बहुत पहले समय की बात करें तो ये बहुत ही लो बीटा मूवमेंट करता था। करंट लेवल्स पे बहुत अट्रैक्टिव लगता है। और आप देखिए, इसमें अगर अपनी पोजीशन बनाते भी हैं इन लेवल्स पे भी, क्योंकि ये बहुत अट्रैक्टिव है ये लेवल्स भी, तो 286 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें एक इन्वेस्टमेंट बेट लें, क्योंकि ट्रेडिंग टाइप काउंटर नहीं है, इतना मूवमेंट नहीं होता है इसमें। तो आप इसमें पोजीशन बनाएं और बहुत जल्दी आपको इसमें अराउंड 360-380 की लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पावर ग्रिड को लेकर ये व्यू। एक शेयर और जरा चेक करवा लेते हैं और वो शेयर है जीएनएफसी का। शिवांगी, जरा जीएनएफसी के जरा चार्ट देखिए, थोड़े से लॉन्ग्स इसमें बनते हुए दिख रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको शेयर ये? एफसी हाल ही में हमने देखा है कि लगातार पिछले 9 दिनों से एक रिकवरी या बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रही है लोअर लेवल से।
हालांकि अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे अपसाइड थोड़ा कैप नजर आ रहा है। आरएसआई भी फ्लैट है, यहाँ कोई एक बाई इनिशिएट नहीं हो रही है। अपसाइड क्योंकि कैप नजर आ रहा है, तो हम ट्रेड में कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इमीडिएट बेसिस पे अगर हम बात करें तो राउंड अबाउट 580 तक के लेवल्स ही नजर आ रहे हैं। यहाँ पे 555 के एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट को ध्यान रखते हुए इसमें हम बने रह सकते हैं, बट फ्रेश ट्रेड की सलाह नहीं रहेगी। फ्रेश ट्रेड की सलाह नहीं है। 555 का इसके लिए आपको सपोर्ट सुझा रही हैं शिवांगी। फार्मा हम देख रहे हैं कि डॉक्टर रेड्डीज के अलावा सिंजीन के शेयर में तेज गिरावट है 6% के आसपास की। FY25 का जो रेवेन्यू गाइडेंस है उसको थोड़ा सा घटाया है सिंजीन ने, इसके चलते भी प्रेशर उस पर निश्चित तौर पर आ रहा होगा। कल जब नतीजे आए थे हमने देखा था कि प्रॉफिट में करीब 18-20% के आसपास की ग्रोथ आई थी और रेवेन्यू भी करीब 10% के आसपास बढ़ा था सिंजीन का, लेकिन आज ये प्रेशर। सिंजीन, रचे जी, ये कंपनी कैसी लगती है आपको? बायोकॉन की ही ये आर्म है और हम देख रहे हैं कि आज तेज गिरावट का शिकार हो रहा शेयर ये। देखिए, फार्मा सेक्टर अगर हम देखें ओवरऑल सबको बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा है भी, बट फार्मा के साथ एक टिपिकल प्रॉब्लम है कि आप किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी की न्यूज के चलते स्टॉक में इतना एग्रेसिव मूवमेंट देखते हैं, तो मैं थोड़ा सा प्रेफर करूंगा कि आप इसमें से दूरी बना के रखें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस दे देते हैं और इतने सारे अच्छे लिस्टेड स्टॉक्स हैं, आप उनमें भी ट्रेड कर सकते हैं। वाई टू गेट इनटू समथिंग व्हिच इज सो कनेक्टेड विद द इंटरनेशनल मार्केट्स? तो मेरी समझ से आप इसमें दूरी बना के रखें, थोड़ा सा सेफ रहें, वो ज्यादा बेटर है। सिंजीन को लेकर ये व्यू दूरी बनाने की सलाह है, लेकिन साइंट कमजोर नतीजों के चलते ये शेयर टूट गया है 15%। 10% की भारी गिरावट पर खुला, सर्किट फिर खुला, उसके बाद गिरावट बढ़ के हो गई है 15%। लेकिन साइंट में गिरावट है क्यों? कल हमने देखा कि बाकी जो मिड कैप पार्टी थी वहां पर बड़ी अच्छी रौनक थी, कोफोर्स समेत 10-10% शेयर चले थे। साइंट भी कल उसके साथ साथ 2-2.5% के आसपास की तेजी हमने देखी थी। अंश हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी, नतीजों का पूरा एनालिसिस लेकर, और ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं शायद इसके बारे में भी व्यू देंगे। अंश, ये बताइए कि क्या दिक्कतें हैं साइंट के रिजल्ट्स में? बिल्कुल, नतीजे यहाँ पे काफ़ी वीक आए हैं। अगर हम एबिट की बात करें तो वहाँ पे 8% का गिरावट होता हुआ नजर आया है। मार्जिन की बात करें तो वो भी 12.5% से घटकर 11% आ गया है। स्पेशली प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे 30% से भी ज़्यादा का ड्रॉप होता हुआ नजर आया है। दूसरा रीज़न यहाँ पे ये है कि वेज हाइक हुआ है, जिसके वजह से यहाँ पे एबिट पे प्रेशर पड़ता हुआ नजर आया है। प्रॉफिट की अगर बात करें कि प्रॉफिट में जो डिक्लाइन आया तो उसका वन ऑफ द मेन रीज़न यहाँ पे करेंसी फ्लक्चुएशंस है। जो कंपनी ने अनरियलाइज्ड फॉरेक्स लॉसेस किए अदर इनकम में, उनकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट में इतना बड़ा डिक्लाइन होता हुआ नजर आया है। लेकिन ये तो था Q3 के बाद। Q3 तो वीक था ही, लेकिन साथ ही साथ मैनेजमेंट ने फॉरवर्ड लुकिंग भी जो गाइडेंस दी है वो भी वीक दी है। कंपनी ने कहा है कि जो FY25 का जो DET सेगमेंट का रेवेन्यू रहता है वो -2.7% एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी जो फॉरवर्ड लुकिंग है व्यू वो भी काफ़ी नेगेटिव आता हुआ नजर आया है। और इसी के साथ मैनेजमेंट में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, जिसमें CEO ने इस्तीफा दे दिया है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि काफ़ी नेगेटिविटी यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो कमजोर नतीजे तो है ही, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से जो फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस है वो भी वीक नजर आया, जिसके चलते साइंट में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 15% के डाउन ट्रेंड्स। इस वक्त 1490 के इर्द गिर्द ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। मुनाफे में करीब 31% की कटौती देखने को मिली। कमजोर नतीजे और साथ ही कई सारे फैक्टर्स और जितने भी हर लिहाज से नंबर्स की अगर बात करें वो कमजोरी की तरफ ही इशारा कर रहे थे। FY25 के लिए गाइडेंस भी इन्होंने घटाया। शिवांगी, एक व्यू साइंट पर आपसे जानना चाहेंगे। गिरावट है, क्या गिरावट और ज्यादा गहरा सकती है? ओके, शिवांगी ऐसे शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन आप अपने स्क्रीन पर नतीजों का एक लिस्ट देख रहे हैं। अब तक देखिए, निफ्टी की ही अगर बात करेंगे, करीब 15 कंपनियों के नतीजे 50 में से आ चुके हैं। कौन से नंबर्स मजबूत रहे यानी कि स्ट्रांग रहे, कौन से नंबर्स मिले जुले रहे, मिक्स सेट ऑफ नंबर्स, और साथ ही कौन से वीक सेट ऑफ नंबर्स,
ये सारी लिस्ट आपके स्क्रीन पर। तो कैसे रहे तिमाही नतीजे ये आप देख रहे हैं और सारी की सारी लिस्ट आपके स्क्रीन पर। अनुमान से बेहतर करीब 5 कंपनियों के नतीजे आए, जो 15 नंबर्स अभी तक आए, रिजल्ट्स आए, उसमें अनुमान के से कमजोर 5 कंपनी के नतीजे आए हैं और साथ ही अनुमान के मुताबिक ऑलमोस्ट 4 कंपनियों के नंबर्स, मिले जुले सेट ऑफ नंबर्स में एक कंपनी का नाम शामिल है। और ये सारी लिस्ट जो है लगातार हम आपकी स्क्रीन पर फ्लैश करते जा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि इस वक्त नतीजों का दौर जो चल रहा है उसमें सेंटिमेंट्स कैसे बनते हुए दिख रहे हैं। स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स भी आ रहे हैं, कमजोरी के साइंस भी हैं कुछ तमाम नतीजों में, और जहां नतीजे कमजोर है वहां गाइडेंस भी जिस तरह से आ रही है उसका एक इम्पैक्ट पड़ रहा है। नरेश मिरानी हमारे साथ। नरेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अभी साइंस पर एक डिटेल रिसर्च हम बता रहे थे, कमजोर नतीजे हैं और फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस भी वीक है, तो एक तो साइंस पर अपनी राय दीजिएगा और साथ ही आपके आज के ट्रेड्स क्या होंगे। सो साइंट ने एक्चुअली आज ब्रेकडाउन दे दिया है। जो सपोर्ट लेवल था लास्ट ऑलमोस्ट 1 साल से 1700 का, उसके नीचे है, तो ड्रिफ्ट लोअर ही रहेगा। बट अगर हम देखें कि 2023 में जो हाई बना था 2450 से काफी करेक्शन भी हो चुका है, तो नेक्स्ट सपोर्ट क्लोजर टू 1400 ऑड लेवल्स पे है। तो ये लेवल्स पे बाई भी नहीं है और सेल करने के लिए भी रिस्क रिवॉर्ड नहीं बचा है क्योंकि इतना गिर चुका है एक दिन में। स्टॉक स्पेसिफिक मेरे जो रिकमेंडेशंस रहेंगे, सबसे पहले बाय रहेगा इंडिगो पर, जहां पे काफी अच्छा बेस है 3800 4000 में। लास्ट कुछ दिनों में 3950 का एक डबल बॉटम बना है, शॉर्ट टर्म रेंज ब्रेकआउट भी है। यहाँ पे करंट लेवल्स पर डिप पे बाय रहेगा, स्टॉप लॉस 4050, टारगेट 4500 का रहेगा। दूसरा बाय रहेगा रैमको सीमेंट्स पर, जहां पे हमने देखा कि पहले ये एक लीडिंग स्टॉक था, ये सबसे पहले सीमेंट्स में ब्रेकआउट हुआ था। कल से सीमेंट्स सेक्टर में एक मूवमेंट देखा है, तो यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड है, स्टॉप लॉस होगा 900, टारगेट होगा 960 980 का। ओके, इंटरग्लोब एविएशन और रैमको सीमेंट, और सही कहा नरेश, इनफैक्ट कल से ही सीमेंट सेक्टर में ही हम ट्रैक्शन देख रहे हैं और इस लिस्ट में अल्ट्राटेक सीमेंट पर भी एक राय होनी चाहिए क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट में भी आज हमने देखा मजबूती, न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट है और मजबूती के साइंस जो है आज के सत्र में भी देखने को मिला। ऑलमोस्ट 4% के गेन्स आई थिंक अल्ट्राटेक सीमेंट के काउंटर में भी देखे जा चुके हैं। नरेश, एक राय आपसे अल्ट्राटेक पर भी जानना चाहेंगे। सो अल्ट्राटेक भी देखें तो कल अच्छा मूव आ चुका था, बट प्रॉब्लम यह है कि ये रेंज बाउंड रहा है लास्ट 4-6 महीने में। लोअर एंड है 10,500 700 और ऊपर में 12,000 12,200। तो कल के मूव के बाद एकदम ही बीच में रेंज के, तो यहाँ से फिर से कंसोलिडेशन मोड ही रहेगा जब तक ये लॉन्ग टर्म में 12,200 क्रॉस नहीं करता है। ये रेंज बाउंड मूव रहेगा 10,500 से 12,000 तक। बाउंड मूव इस वक्त नजर आ सकता है अल्ट्राटेक सीमेंट में, लेकिन बाजार में ऊपरी स्तरों से गिरावट इस वक्त देखने को मिली है। सेंसेक्स ऊपरी स्तरों से करीब 300 अंक टूटता हुआ इस वक्त नजर आएगा। इंडेक्स स्क्रीन पर लेकर आते हैं। निफ्टी में भी आप देखिए जो गेन्स थे वो फ्रिजल आउट हुए हैं, ऊपरी स्तरों से ऑलमोस्ट 80 to 100 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी भी करीब 200 अंक टूटता हुआ, निफ्टी के मुकाबले आज भी बैंक निफ्टी में गिरावट के साइंस जो है वो ज्यादा हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। सो ओवरऑल बाजार में इस वक्त गिरावट का और शुरुआत कह सकते हैं सधी हुई, लेकिन वहां से बाजार अब थोड़ी सी थकान महसूस करते हुए मिड कैप स्मॉल कैप ब्रॉडर मार्केट्स पर भी एक फोकस होना चाहिए। वहां पर किस तरह के सेटअप और किस तरह के मोमेंटम बिल्टअप हो रहे हैं इस पर नजर होनी चाहिए। मेटल, रियल एस्टेट, एनर्जी, आईटी, एफएमसीजी, ये कुछ खेमे हैं जो बाजार को इस वक्त संभाल रहे हैं और इसके विपरीत पीएसयू बैंक, ऑटो सेक्टर और फार्मा स्पेस आज पीछे खड़े हैं, बैक सीट पर हैं, बिकवाली का दबाव ही झेल रहे हैं। मेटल पैक को अगर देखें नरेश, आपसे जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंदुस्तान कॉपर, टाटा स्टील, इन स्टॉक्स पर एक राय जानना चाहेंगे क्योंकि आज के सत्र में इस वक्त मेटल सेक्टर है जो कि परफॉर्म कर पा रहा है। तो काफी स्टॉक्स यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है और काफी साइडवेज, जैसे जेएसडब्ल्यू स्टील साइडवेज में, टाटा स्टील डाउन ट्रेंड में ही रहा है, लो टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है, काफी ओवरसोल्ड है, तो एक बाउंस बैक हो सकता है यहाँ से जो 120-25 के आसपास जो बॉटम बना था वहां से। बट स्ट्रॉन्ग ट्रेड नहीं है, तो अवॉइडेबल सेक्टर रहेगा क्योंकि ये सेक्टर मोमेंटम में प्ले करने लायक है। बाउंस बैक बहुत डिफिकल्ट होता है ट्रेड करना। लिस्ट में रखे हैं तो अवॉइड ही कीजिएगा, ये राय एक बार आपको मिलती हुई। निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी के कुछ स्टॉक्स को इस वक्त देख लेते हैं जहां पर मजबूती नजर आ रही है। एक तो इंटरग्लोब एविएशन जिसका जिक्र अभी नरेश ने किया, इसके अलावा सीमेंट पैक में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी है। अभी थोड़ी देर पहले एनटीपीसी ग्रीन पर हमने रचित से उनकी राय ली थी। अडानी ग्रीन के चार्ट्स भी मजबूत नजर आ रहे हैं और इसी लिस्ट में सीमेंट प्लेयर्स और साथ ही कुछ रियल एस्टेट काउंटर्स भी हैं। भले ही रियल एस्टेट पैक में आज बड़ा मोमेंटम नहीं है, लेकिन मैक्रोटेक डेवलपर्स लोढ़ा, रचित एक राय जानना चाहेंगे, करीब 1.5% तक की मजबूती इस वक्त लोढ़ा में।
देखिए, ये बाउंस जरूर दिखा रहा है, मगर ये बाउंस कितना सस्टेनेबल होता है ये हमें आने वाले कुछ 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में ही देखने को मिलेगा। जिस तरीके से रियल एस्टेट में क्रैकडाउन आया है, मैं समझता हूं कि एक बार हम थोड़ा सा एक कनेक्शन जो मैं स्टैब्लिश कर पा रहा हूं, बजट आ जाने दें और बजट के बाद ही जब मार्केट थोड़ा सा सस्टेनेबल पोजीशन में आपको दिखे तो फिर इसमें बनाएं। अदरवाइज फॉर सम टाइम बीइंग आई वुड रादर सजेस्ट कि रियल एस्टेट से भी आप दूरी बनाए रखें। ओके थोड़ी देर पहले ही हम कैम्स की बात कर रहे थे, एक्सचेंज एंसिलरी पर एक फोकस डाल देते हैं। बीएसई लिमिटेड के स्टॉक प्राइस में मजबूती है, कैम्स में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली फिलहाल देखने को मिल रही है, लेकिन बीएसई लिमिटेड जो है हरे निशान के साथ ट्रेड करने में कायम, वहां पर भी गेंस थोड़े फ्रिजल आउट जरूर हुए हैं। सीडीएसएल, एमसीएक्स, इन स्टॉक्स पर भी एक फोकस होना चाहिए। रचित, कैम्स पर आप ही ने एक व्यू दिया था, बीएसई लिमिटेड पर भी राय दीजिएगा। सीडीएसएल में भी हम देख रहे हैं इनफैक्ट हरे निशान के साथ ट्रेड इस वक्त करते हुए स्टॉक्स। देखिए, बीएसई, सीडीएसएल, कैम्स, ये सारे जितने भी आप स्टॉक एक्सचेंजेस या स्टॉक एक्सचेंजेस की एंसिलरी स्टॉक्स हैं, ये बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं, क्योंकि आप एक चीज देखें, मार्केट की कंडीशन कहीं भी हो, एसआईपी हम रिकॉर्ड स्तर हर बार छू रहे हैं, और जो हम कुछ देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे कि एक और छोटा टिकट साइज का भी एसआईपी इंड्यूस करने की बात हो रही है सेबी की तरफ से। कहीं ना कहीं एक जो मोमेंटम है वो बरकरार है, इनके रेवेन्यूज अच्छे हैं। बीएससी करंट लेवल्स पे देख के थोड़ा सा डर जरूर लगता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही हमने इसको मूवमेंट होता हुआ देखा है। तो इन लेवल्स पे बीएससी पे पोजीशन बनाने के लिए मैं एडवाइस नहीं करूंगा, मगर अगर आपके पास पोजीशन है, आपने अट्रैक्टिव वैल्यूएशन प्राइसिंग पे ले रखा है, तो अपनी पोजीशन जरूर बरकरार रखें। अगर आप नई पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो यहां से थोड़ा सा कूल ऑफ करें। किसी भी दिन मार्केट में अगर आपको कोई एक्सीडेंट होता हुआ दिखे, अराउंड 5400 के लेवल्स पे आए, तो आप इसमें पोजीशन बनाएं। बट अगर आप एग्जिस्टिंग पोजीशन है आपके पास तो बिल्कुल होल्ड करें। एक डिसेंट अपसाइड इन सारे ही काउंटर्स में आपको देखने को मिलेगा। डिसेंट अपसाइड इन सभी ही काउंटर्स में नजर आ सकती है, और बीएससी पर भी होल्ड करने की सलाह ये राय दी है। लेकिन कुछ और वायदा बाजार से स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज लेकर आते हैं हमारे एक अगले सेगमेंट में, ऑप्शंस के चैंपियंस। इस घंटे के ऑप्शंस के चैंपियंस बताने के लिए हमारे साथ सेम्पटन ब्रोकिंग के नीलेश जैन जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताएं कौन से स्टॉक पर खरीदारी की राय देना चाहेंगे आप? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो वीक नजर आ रहा है वोल्टास का, और लगातार यहाँ पे लोअर टॉप फॉर्मेशन बन रहे हैं। स्टॉक अपने क्रूशियल मूविंग एवरेज 200 DMA के नीचे ट्रेड हो रहा है, और यहाँ से और गिरावट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 1440 से 1430 की ओर। इसीलिए यहाँ पे पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह है। 1480 का पुट ऑप्शन 28-29 की रेंज में इसे खरीदना है, और यहाँ पे ऊपरी स्तरों पर जो टारगेट होंगे वो 42 का पहला टारगेट है, 56 का दूसरा टारगेट होगा। 16 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। इसका लॉट साइज अगर हम देखें तो लॉट साइज जो है वो 300 का है, इसीलिए इन टर्म ऑफ रुपीज अगर हम रिस्क पर लॉट देखें तो 3600 का है। पर लॉट रिवॉर्ड अप्रोक्सीमेटली 8400 के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पर इस गिरावट को प्ले करने के लिए वोल्टास का 1480 का पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी। वोल्टास का 1480 का पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह नीलेश जी दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर 90% लोगों को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नुकसान होता है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके फिर ही वायदा बाजार में ट्रेड करें। चंद दिन बचे हैं बजट के लिए, बड़ा इवेंट होगा और भारतीय बाजारों के लिए, लेकिन इस बीच कौन से टॉपिक्स होंगे ये बताने के लिए हमारे साथ मेहमान तो जुड़े हुए ही है। रचित, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी आपके बजट टॉपिक्स कौन से होंगे? देखिए, मैं आज कंटिन्यूसली बहुत सेफ बेट और सेफ ट्रेडिंग की गुहार कर रहा हूं, क्योंकि इस वीक की वॉलेटिलिटी ने थोड़ा सा डरा दिया है। बट एनी हाउ, ये हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए कभी भी नहीं रोक सकती है वॉलेटिलिटी। तो एक सेफ बेट जो बजट पिक के हिसाब से मुझे लग रही है, दैट वुड बी एस्कॉर्ट्स कुबोटा। ठीक है, तो एस्कॉर्ट्स कुबोटा, इस स्टॉक पर कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए? इस स्टॉक पर देखिए, करंट लेवल्स पे भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर आप इसको बाय करते हैं, और स्टॉप लॉस को रखना होगा 3200 का, 3200 का स्टॉप लॉस, और टारगेट जो होगा 4400, 4400 के टारगेट के साथ आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं।
4,400 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। 3,200 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। एस्कोट्स कुबोटा ये आपका बजट पिक होगा। लेकिन नरेश, इसके अलावा आपके कौन से पिक्स होंगे बजट के लिए? उसके लिए पिक होगा LNT, जहां पे स्टॉक काफी एक साल से साइडवेज रहा है, रेंज बाउंड है 3200 3300 डाउन साइड पर, 4000 अपसाइड पर। तो अगर कुछ पॉजिटिव आता है तो ये बेनिफिशियरी हो सकता है। स्टॉप लॉस होगा 3400, टारगेट होगा 4000 का। ठीक है, तो LNT पर नरेश का नजरिया पॉजिटिव, 4,000 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और 3,400 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। हमारे साथ शिवांगी सारधा भी जुड़ी थी कुछ समय पहले, उन्होंने भी अपने टॉप पिक्स हम तक भेजे हैं। बजट का उनका पिक मारुति सुजुकी, ऑटो सेक्टर से स्टॉक पर उनका नजरिया काफी पॉजिटिव। 12,500 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और 11,800 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। तो ऑटो सेक्टर से मारुति सुजुकी इस स्टॉक पर भी अपनी नजर रखिए। बजट पिक शिवांगी सारदा ने दी है। लेकिन इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स पर नजर डालेंगे जहां पर आज के सत्र में काफी अच्छा एक्शन दिखा है। कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स नतीजों के दम पर फोकस में है। साइंट DLM 18% की गिरावट यहां पर, सिंजीन 7% नीचे, एम्फेसिस 5% नीचे। IT सेक्टर के कई स्टॉक्स पर आज दबाव दिखा है। इसी पर राय ले लेंगे। रचित, क्या राय होगी आपकी IT सेक्टर के कोई स्टॉक्स जहां पर फ्रेश पोजीशंस लिए जा सके इन लेवल्स पर? देखिए, सबसे पहले साइंट का मैं बहुत बार डिस्कशन सुन रहा था और मुझे लग रहा था कि मेरे पास सवाल आएगा, तो मैं उसका जवाब तैयार करके रखा हुआ था। 1 सेकंड का जवाब है, फॉलिंग नाइफ को पकड़ने का कोई फायदा नहीं है। साइंट अगर आपको अट्रैक्टिव भी लगता है तो एक बार स्टेबलाइज हो जाने दें, 2-3 दिन प्रॉपर्ली ट्रेड करें, उसके बाद ही आप उसमें कोई पोजीशन बनाएं। और क्योंकि मैं सेफ्टी नेट अपना बिल्कुल मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूं, तो IT में मुझे सिर्फ इन्फोसिस एक ऐसा पिक है जो अच्छा लग रहा है। अगर आपको IT में इन्वेस्टमेंट करने का मन है तो इन्फोसिस एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आप एक स्टैगर्ड मैनर में अपनी बाइंग चालू कर सकते हैं। जितना भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, ऑड 20-25% आप यहाँ पे करें और हर फॉल जो भी आपको देखने को मिले उस पे और अक्यूमुलेट करें। स्टैगर्ड मैनर में बाइंग इन्फोसिस में अच्छी लगती है, आप इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, इन्फोसिस में आपको स्टैगर्ड मैनर में, यानी कि धीरे धीरे ठहर ठहर कर आपको बाइंग करनी है। आज हम देख रहे हैं कि आधे % के आसपास से तेजी है और IT में कल भी बाइंग थी, आज थोड़ी सी वो बाइंग कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। उसके चलते ही बाजार को थोड़ा सपोर्ट है। आप निफ्टी में और निफ्टी बैंक में जो डाइवर्जन देख रहे हैं उसका फर्क IT ही है। आज भी निफ्टी बैंक इस वक्त करीब 225 अंक नीचे है, आधे % के आसपास की गिरावट हो गई है। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भी है और निफ्टी की जो कमजोरी है वो है 50 अंकों के आसपास की। एडवांस डिक्लाइन आज फिर से हम देख रहे हैं कि मंदड़ियों के पक्ष में है। 600 शेयर अगर तेजी के हैं तो लगभग 1800 शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। और आज डॉक्टर रेड्डीज में करीब 6% के 5% की गिरावट है। अपोलो हॉस्पिटल कमजोरी के साथ आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन साइंट अब देखिए फिर से 15% के बाद फिर सर्किट खुला, शेयर और पिटा। करीब 18% के आसपास से गिरावट साइंट के शेयर में हो गई है और ये वायदा बाजार में सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर फिलहाल आपको ये दिखेगा। और अगर आप F&O की सूची को देखेंगे तो उसमें एम्फेसिस, सिंजीन, डॉक्टर रेड्डीज ये कुछ आज के मेजर एक्सीडेंट्स के तौर पर आपको दिखाई देंगे। लेकिन मिड कैप IT में ही एक शेयर जरा पूछते हैं, समझते हैं। नरेश जी, आप जरा KPIT टेक देखिए, ये शेयर कैसा लग रहा है आपको चार्ट पर, क्या करना चाहिए अभी? टेक्निकली एक सपोर्ट लेवल पे जहां पे ब्रेकडाउन का रिस्क ज्यादा है, क्योंकि हम देखें तो मिड कैप IT में जहां पे भी नंबर्स में रिस्क हुआ है, जैसे सीएंट सिमिलर स्टार्ट था, तो यहाँ पे 1280 का जो सपोर्ट लेवल है जो लास्ट 3 महीने का एज वेल एज जून में, और सिमिलर लेवल फरवरी मार्च में भी था, तो अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो स्टॉक 1100 तक जा सकता है। तो शॉर्ट ट्रेड पोस्ट नंबर्स कर सकते हैं। KPIT टेक को लेकर ये व्यू। अल्ट्राटेक में कल हमने देखा कि नतीजों के बाद अच्छा मोमेंटम बना था। आज थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि ये गेंस कैप थे, थोड़े लाल निशान में फिसलता हुआ ये शेयर दिख रहा है। डालमिया भारत में आज हम तेजी देख रहे हैं। सीमेंट में चुनिंदा शेयरों में आज भी तेजी देखने को मिल रही है। नरेश जी, आप ही बताइए, सीमेंट में मान लीजिए कल अगर किसी से मिस हुआ हो अपॉर्चुनिटी, आज खोजना चाह रहा हो कोई, तो आपके हिसाब से कहां पर अभी प्राइसिंग आकर्षक है?
सीमेंट्स है जो अच्छा लगता है अगर हम लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चर भी देखें, और 3 महीना पहले ये एक ब्रेकआउट हुआ था 880 900 से 1050 तक गया था और फिर से 880 पे बॉटम बनाया रफली 870 880 पर। कल एक अच्छा बाउंस बैक आया था, तो ये एक अच्छा रीटेस्ट पे है और लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है, तो रैमको सीमेंट्स एक अच्छा बेट होगा सेक्टर में। ठीक है, रैमको सीमेंट आपके लिए एक बढ़िया पिक हो सकता है। हल्के से गेंस पर फिलहाल ये कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। एक शेयर आप जरा बताइए, भारतीय हेक्साकॉम। रचित जी, भारतीय हेक्साकॉम भारतीय एयरटेल की कंपनी है, राजस्थान को सर्किल में और नॉर्थ ईस्ट में अपनी सेवाएं देती है। भारतीय हेक्साकॉम आपको चार्ट पर कैसा लग रहा है? देखिए, भारतीय हेक्साकॉम की हम बात करें तो आप देखें रिसेंट टाइम्स में अपने टॉप से अच्छे से करेक्ट कर लिया है और कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट खोजने की कोशिश कर रहा है जो कि इसको मिल भी रहा है। तो अगर आप इन लेवल्स पे अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं इस पे, तो आप इसमें बिल्कुल पोजीशन बना सकते हैं विद अराउंड 1286 के एक स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें अपनी पोजीशन बनाएं। आपको एक अच्छा अपसाइड देखने को इसमें मिल सकता है। भारतीय हेक्साकॉम पर एक राय इस वक्त मिलती हुई। इस बीच फेयर इंडिकेटर को हमें मिस नहीं करना चाहिए। इंडिया विक्स को भी देखे ये कंसर्न्स पैदा कर रहा है। देखिए, कंफर्ट लेवल 14 और उसके नीचे, और इस वक्त आप देखेंगे 17 के लेवल्स के आसपास करीब 3% की तेजी जो है इंडिया विक्स में नजर आ रही है। और ऑफकोर्स बाजार में भी इस वक्त उठापटक है और इस उठापटक में इंडिया विक्स का बढ़ना जो है ये कंसर्न है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे और साथ ही जो लिस्ट ऑफ स्टॉक्स है जहां पर एक्शन है इस पर लगातार फोकस जरूर है। लेकिन इस कमजोरी या उठापटक के बीच जहां आज फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में याद कीजिए कल फार्मा सेक्टर पर हमने आपको एक ब्रोकरेज रिपोर्ट बताई थी। एक ही क्या, कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई थी फार्मा पर, और इलारा की डायग्नोस्टिक पर भी रिपोर्ट थी। और ये रिपोर्ट जो है फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक के लिए पॉजिटिव स्टांस ही सुझा रही थी। इस गिरावट में क्या फार्मा स्पेस, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक में एंट्री पॉइंट्स बन रहे या नहीं, ये भी एक सवाल है नरेश। क्योंकि जब बाजार में गिरावट या काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी बन जाती है, आज ऑफ कोर्स हम कोई खास मोमेंटम नहीं देख रहे हैं, लेकिन डिफेंसिव के तौर पर फार्मा का स्पेस जो है वो संभालने का काम करता है। गिरावट में कहीं कोई एंट्री पॉइंट बन रहा है? क्योंकि आज अगर आप देखें कुछ चुनिंदा लेबोरेटरी स्पेसेस हैं जिसके नंबर्स भी आने वाले हैं। आई थिंक आज डॉक्टर रेड्डीज या तो लॉरस लैब्स के नतीजे आने वाले हैं। डॉक्टर रेड्डीज इनफैक्ट आ चुके, लॉरस लैब्स के नंबर्स आने वाले हैं। तो यहाँ पे काफी डाइवर्जेंट मूव्स है, जहाँ पे कोई जगह पर अच्छा ब्रेकआउट और मोमेंटम है, कोई स्टॉक्स में काफी करेक्शन भी आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे स्टेबलाइज करने के लिए, और डिफेंसिव बेट लेने की जरूरत नहीं है। पोस्ट बजट एक ट्रेंड आएगा, फिर ज्यादा कन्विक्शन होगा, तो डिफेंसिव बेट अब जाके लेने से कोई फायदा नहीं है। बट अगर करना होगा तो डिफेंसिव में सन फार्मा सबसे बेस्ट अच्छा लगता है। में सन फार्मा पर फोकस होना चाहिए, लेकिन इसे भी फिलहाल वॉच लिस्ट में रखा जाए क्योंकि इस वक्त मार्केट में जहां मूड माहौल बन रहा है उस कैटेगरी में ये स्पेस नहीं है। लेकिन एफएनओ स्पेस में लॉरस लैब के नंबर्स आ जाने वाले, उससे पहले कॉशियस आउटलुक है। एयू स्मॉल फाइनेंस, गोदरेज कंज्यूमर, इंटरग्लोब एविएशन और डीएलएफ के नतीजों पर फोकस रहेगा। ये सारे के सारे रिजल्ट्स हैं जो कि आज के सत्र में आते हुए देखने को मिलेंगे। इस बीच गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स पर भी एक नजर होनी चाहिए क्योंकि ये स्पेसेस कल अच्छा मूड मोमेंटम क्रिएट कर रहे थे। मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस आज हालांकि मजबूती के साइंस कम ही नजर आ रहे हैं। मनप्पुरम 196 के लेवल्स पर ट्रेड करता है और मुथूट में तो लाल निशान के साथ ही ट्रेड देखने को मिला है। गोल्ड फाइनेंसिंग पर रचित कोई टेक आपकी तरफ से? आई बिलीव टुडे इज नॉट माई डे, क्योंकि जितने ज्यादातर हम डिस्कस कर रहे हैं काउंटर्स, उसमें मैं थोड़ी सी दूरी बनाने के लिए ही बोल रहा हूं। और मार्केट की वॉलेटिलिटी के चलते मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी आप इनमें से थोड़ी सी दूरी बना के रखें। एक बार मतलब स्टॉक मार्केट भी और नॉर्मल मार्केट में भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी आए, उसके बाद ही इनमें हम कोई पोजीशन बनाए। अभी दूरी बनाना ज्यादा बेटर रहेगा। रचित, ऐसा क्यों कह रहे हैं नॉट योर डे? इनफैक्ट ये तो बड़ा बोल्ड कॉल है। आप व्यूअर्स के बेहतरी के लिए सोच रहे हैं और इसीलिए दूरी बनाने के लिए कह रहे हैं। सो इस तरह की राय जो है लगातार हमारे एक्सपर्ट्स जब देते हैं तो ये अच्छा ही होता है क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स के मन में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन होती है। जब बाजार में वॉलेटिलिटी है तो क्या एंटर कर जाएं
या फिर थोड़ी सी तेजी आ गई तो क्या एग्जिट कर जाएं? ऐसे में इसीलिए हमारे टेक्निकल और फंडामेंटल एक्सपर्ट्स का जो बोल्ड नजरिया है बाजार को लेकर, ये हमारे व्यूअर्स, हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए बेहद अच्छा है। इनफैक्ट मैं तो कॉम्प्लीमेंट भी करना चाहूंगी, हम लगातार यही बात कर रहे थे कि आप जो भी राय दे रहे हैं बड़ी सही सटीक भी राय दे रहे हैं और साथ ही बड़ा जेन्युइन आप अपना टेक भी रख रहे हैं मार्केट पर। सो थैंक्स फॉर दैट। वैसे आशीषा, बाजार में इस वक्त जैसे सेंटिमेंट्स नजर आ रहे हैं, पर्टिकुलरली सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर आप देखें, इस वक्त कुछ सेक्टर्स हैं जो कि एंट्री पॉइंट्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा सेक्टर्स ऐसे भी हैं जो कि डिफेंसिव्स के तौर पर सपोर्ट करते हैं लेकिन फिलहाल नहीं चल पा रहे हैं। बिल्कुल, और कई सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स जो नतीजों के दम पर भी रिएक्ट करते हुए नजर आ रहा है। याद रखिए, बाजार खराब नतीजों को बहुत एडवर्स में इम्पैक्ट कर रहा है। कई सारे नतीजे जो ठीक ठाक थे, लेकिन बाजार का रिएक्शन काफी एडवर्स था। कई सारे स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों से जो नतीजों के दम पर फोकस में रहे हैं, और हाँ, बजट के चलते भी थोड़ी वॉलेटिलिटी अगले कुछ दिनों में नजर आ सकती है। और उसके बाद बजट के किस तरह के अनाउंसमेंट्स आते हैं रेलवे को लेकर, कैपेक्स को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, और इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स में अगर कुछ ट्वीक्स होते हैं तो उस पर उसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर दिखाई देगा। लेकिन 10 बज चुके हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डाल